तो ये जो लेंथ है ये 10 सेंटीमीटर है और यहाँ से एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर लग रहा है पीएटीएम दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन 75 सेंटीमीटर्स ऑफ एचजी, है ना। ध्यान रखना, कल भी मैंने इस बात को हाईलाइट किया था कि ये जो प्रेशर है, प्रेशर की यूनिट वैसे सेंटीमीटर नहीं होती है ना। तो हम इसको ऐसे कहते हैं कि ये जो प्रेशर है ये अपन हाइट के टर्म्स में बता रहे हैं। जैसे अगर यहाँ पे ये लिखा है ना कि किसी को ऐसा डाउट हो सकता है कि सर आपने प्रेशर को 75 सेंटीमीटर के बराबर लिख दिया, लेकिन प्रेशर तो प्रेशर की जो यूनिट है वो डिस्टेंस की यूनिट हो ही नहीं सकती। सही बात है ना। इसका आंसर ये है कि प्रेशर को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो हम वो जो कन्वेंशनल यूनिट है वो तो है ही। इस तरह के क्वेश्चंस में जब ऐसे लिखा जाए इसका मतलब वो जो प्रेशर है वो लेंथ के टर्म्स में लिखा जा रहा है ना। तो आप ऐसे लेंथ के टर्म्स में लिख सकते हो 75 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, ठीक है। लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है। अगर कोई पूछे कि क्या सेंटीमीटर या मिलीमीटर प्रेशर की यूनिट है, तो यूनिट नहीं है वो, राइट। तो अभी अपन और क्वेश्चन करेंगे तो और आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखो क्वेश्चन आपका ये है कि ये सिचुएशन है और यहाँ पर गैस भरी हुई है ना। यहाँ पर गैस भरी हुई है। तो ये जो गैस है, गैस का प्रेशर कितना होगा, इस रीजन में जो गैस है इसका प्रेशर कितना होगा, आंसर बताओ। आंसर बताएं सभी लोग, कितना आना चाहिए। देखो भाई, ध्यान से देखना, थोड़ा सा प्रैक्टिकली फील करने की कोशिश करना। ये जो चैप्टर है इसमें फिजिक्स भी इन्वॉल्व है ना, इसलिए चैप्टर थोड़ा सा टफ है क्योंकि आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों को पैरेलल में सोचना है ना। प्रेशर बैलेंसिंग, फोर्स बैलेंसिंग अपन बार बार करेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। तो इसलिए चैप्टर हल्का सा टफ है अभी तक अपन ने जितने चैप्टर पढ़े उसमें। तो देखो क्वेश्चन ये मेंशन कर दिया कि यहाँ पर गैस भरी हुई है ना। ये गैस भरी हुई है इसलिए ये जो मर्क्यूरी है ये नीचे नहीं आई, है ना, क्योंकि जो गैस है वो उसको नीचे आने नहीं देगी, राइट। तो अब यहाँ पर इसको अपन ड्रॉ भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखो, ये आपको गैस के मॉलिक्यूल्स ऐसे नीचे इसमें होंगे, ठीक है। तो अब ये जो गैस है ये कितना प्रेशर एक्सपीरियंस कर रही होगी इस सरफेस पे, वो अपन कैसे निकालेंगे। तो देखो ये गैस कितना प्रेशर एक्सपीरियंस कर रही होगी, तो प्रेशर इस गैस पे जो प्रेशर है वो कहां से लग रहा है, ऊपर से, है ना। अब ऊपर से कौन दबा रहा है इसको, इस गैस को ऊपर से मर्क्यूरी का कॉलम दबा रहा है ना, क्योंकि मर्क्यूरी का कॉलम का अपने आप में एक वेट होगा। तो वो जो अपना वजन यस है सर। वो इस गैस के ऊपर रख रहा है। तो इस गैस पे एक तो मर्क्यूरी कॉलम के कारण तो प्रेशर आएगा ही, साथ में ऊपर से एटमॉस्फेयर भी मर्क्यूरी कॉलम को दबा रहा है ना। तो उसके कारण भी गैस पे एडिशनल प्रेशर आएगा। बात समझ में आ रही है। तो गैस यस जो सर। प्रेशर एक्सपीरियंस करेगा, अब अपन इसको लिख लेते हैं मैथमेटिकली। गैस जो प्रेशर एक्सपीरियंस करेगी वो एक तो एटमॉस्फेयर के प्रेशर के कारण आएगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर ऊपर से पुश कर रहा है। साथ में ये जो मर्क्यूरी है इसका भी अपने आप में एक वेट होता है ना। ये जो मर्क्यूरी कॉलम है अगर अपन इसको यहाँ पे निकाल के साइड में बनाए, तो ये जो मर्क्यूरी कॉलम है अगर इसका मास m है, तो इस मर्क्यूरी कॉलम पे mg फोर्स नीचे लगता है, राइट। तो ये जो mg फोर्स है ये इस पे लगेगा, गैस पे, सही है। यस सर। तो इसको अगर अपन को प्रेशर के टर्म्स में लिखना है तो वी कैन राइट PATM इज इक्वल टू mg/a, है ना। प्रेशर अपन को मर्क्यूरी कॉलम के कारण लिखना है तो मर्क्यूरी कॉलम का फोर्स, फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर होता है। ये बात सही है, कोई डाउट तो नहीं इसमें। अब आपको ये नो वाला सर। टर्म निकालना है, अब आपको ये वाला टर्म निकालना है। तो देखो अब आप इसको दो तरीके से निकाल सकते हो, मैं दोनों तरीके से निकाल के बता देता हूँ, है ना, क्योंकि क्वेश्चन में दोनों तरीके पूछे जा सकते हैं।
पी गैस इज इक्वल टू पी एटीएम। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? 75 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। इसको आप 75 रो जी भी लिख सकते हो। एग्रीड? जो प्रेशर है वो यस सर। एक्चुअली रो जी एच होता है, तो आप इसको 75 रो जी भी लिख सकते हो। तो अगर आप यहाँ पर इसको इस टर्म्स में लिख रहे हो 75 रो जी, यहाँ पे ध्यान रखना कि जो 75 है उसकी यूनिट सेंटीमीटर है, ठीक है? तो ऐसे केस में हम ये वाला प्रेशर भी रख देंगे एम जी बाय मास। मास कितना होगा? मर्क्यूरी कॉलम का मास, उसकी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, मतलब फिर से वही वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम को अपन क्या लिख सकते हैं? एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन इंटू हाइट 10 सेंटीमीटर, है ना? वॉल्यूम को मैंने लिख दिया एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट। एग्रीड? यस तो सर। ये हो गया, ये इतना टर्म हो गया मास, है ना? तो इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, इतना पूरा टर्म है मास। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये ए से ए कैंसिल हो गया। ये कुल मिला के बनेगा वही रो जी एच, है ना? तो अब आप देख सकते हो अपना आंसर क्या आएगा फाइनली, 75 रो जी, जहाँ पे 75 भी सेंटीमीटर में है, प्लस 10 रो जी। तो 75 रो जी प्लस 10 रो जी कितना आ जाएगा अपना? 85 रो जी, है ना? या एक एक तो आप आंसर इस फॉर्मेट में दे सकते हो 85 रो जी, या फिर अगर जैसे आपको केवल हाइट के टर्म्स में आंसर देना है, तो हाइट के टर्म्स में फिर कैसे इक्वेशन चेंज होती है, देखो इसी इक्वेशन को मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ये मैंने पहली इक्वेशन दोबारा लिखी है, फ्रॉम वन पी गैस इज इक्वल टू पी एटीएम प्लस रो जी एच, है ना? ऐसा अपन लिख सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर आपको अगर आंसर हाइट के टर्म्स में देना है, तो आप पूरी इक्वेशन को रो जी से डिवाइड कर दो, है ना? तो मैं पूरी इक्वेशन को देखो रो जी से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है? तो द मोमेंट आप रो जी से डिवाइड करोगे, ये रो जी कैंसिल हो जाएगा, है ना? तो ये देखो जहां पर आपको ये दिया है ना, जब आपको ये बात ध्यान से सुनना इंपॉर्टेंट है, जब आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्वेश्चन में ऐसा दिया जाए 75 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, है ना? इसका मतलब वो इस टाइप की इक्वेशन की बात कर रहा है ना? जहां पर आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, इसको आप पी एटीएम डैश बोल दो। तो पी एटीएम डैश इज एक्चुअली व्हाट? पी एटीएम बाय रो जी, है ना? तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो अपनी जो इक्वेशन है वो चेंज होकर कैसी हो जाएगी, पी गैस बाय रो जी इज इक्वल टू पी डैश एटीएम प्लस एच। तो ऐसी कंडीशन में आपसे क्वेश्चन जो है वो ये दो तरीके से पूछा जाता है। एक तो आपसे डायरेक्ट पी गैस पूछा जाए, मतलब एक एक तो आपसे इस यूनिट में पूछा जाए जो प्रेशर की यूनिट होती है 75 रो जी, या तो फिर आपसे हाइट के टर्म्स में पूछा जाए। तो ध्यान से सुनना, अगर आपसे क्वेश्चन हाइट के टर्म्स में पूछ रहा है तो आपको रो जी से डिवाइड करके आंसर देना पड़ेगा, है ना? ये बात सबको समझ में आ गई? ये अपना आंसर होगा, राइट? तो इस आंसर के यस लिए अपन सर। को क्या करना पड़ेगा, पीएटीएम। पीएटीएम देखो हाइट के टर्म्स में कितना दिया है, 75 सेंटीमीटर, तो डायरेक्ट अपन यहाँ पे लिख देंगे 75 यस सर। सेंटीमीटर, है ना? और ये जो मर्क्यूरी कॉलम है इसकी कितनी हाइट दी हुई है आपको, 10 सेंटीमीटर। तो ऐसे अपनी जो हाइट आ जाएगी वो हो जाएगी 85 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। ये ऑफ एच जी पे ध्यान देना, अगर कोई दूसरा लिक्विड आएगा तो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, है ना? ऑफ एच जी इसलिए लिखना जरूरी है क्योंकि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो भी मर्क्यूरी की हाइट का बता रहा है ना? ये देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना लिखा है, 75 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, और ये भी मर्क्यूरी की हाइट है 10 सेंटीमीटर, ठीक है? तो इसलिए 85 सेंटीमीटर सर ऑफ, बट जैसे ये 85 तो रो हाँ में हाँ भी इतना ही आ रहा है ना। हाँ हाँ, रो में भी इतना ही आ रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि क्वेश्चन जो है आपको दोनों फॉर्म में आ सकता है। जैसे अगर इस क्वेश्चन को मेरे को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में फ्रेम करना होता तो देखो मैं कैसे करता। जैसे ये क्वेश्चन है, इसका आंसर कितना आया, 85, है ना? तो देखो मैं इसका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्रेम कर देता हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये चार ऑप्शन है आपके सामने, 85 रो जी, 85 सेंटीमीटर ऑफ एच जी,
है ना, और रो जी 80 रो जी, इसको आप लिख लो 85 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.85 रो जी, ये वैल्यू आ जाएगी अपनी पास्कल में, है ना, और ये वैल्यू भी है आपकी पास्कल में। और डी ऑप्शन फिर कुछ और ले लो, डी ऑप्शन आप लोग ले लो 850 रो जी पास्कल, है ना। ये चार ऑप्शन लिख लेना अच्छे से, मेरे पास थोड़ी सी जगह कम है तो उतना मैं सही से लिख नहीं पाया, आप लोग ये चार ऑप्शन लिख लेना। अब देखो ये क्वेश्चन मान लो कि एक मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है ना, मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन मतलब जहाँ पे एक से ज्यादा ऑप्शन सही होते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन ध्यान से समझोगे तो यूनिट्स में फर्क समझ में आ जाएगा। तो देखो मल्टीपल आंसर्स करेक्ट है, तो प्रेशर जो है वो अपन इस टर्म्स में तो बता ही सकते हैं, 85 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, ये आ गया सही है। मतलब अपन गैस का प्रेशर बता रहे हैं मर्क्यूरी यस की सर। हाइट के टर्म्स में, तो बी ऑप्शन सही है। और अगर आपको मर्क्यूरी की हाइट के टर्म्स में नहीं बताना तो फिर इस टाइप के ऑप्शंस आएंगे, तो एक कांस्टेंट वैल्यू इंटू रो इंटू जी पास्कल, तो इस टाइप के तीन ऑप्शन है पास्कल वाले, जिनमें से कोई एक ऑप्शन सही है। तो अब कौन सा ऑप्शन सही है, तो देखो यहाँ पर जो अपन ने कैलकुलेट किया था, नीचे देखो 85 रो जी, ये इसमें जो आप लेंथ रख रहे थे, है ना, इसमें आप जो लेंथ रख रहे थे वो आप रख रहे थे सेंटीमीटर में, सही बात है, सही बात है ना। यहाँ पे अपन सेंटीमीटर में लेंथ रख रहे हैं 85। तो अगर आपको एसआई यूनिट में आंसर देना है तो देखो प्रेशर की एसआई यूनिट है पास्कल, तो अगर यहाँ पे ये पास्कल लिखा हुआ है इसका मतलब जो सारी वैल्यूज है रो की, जी की और एच की, वो आपको किस में रखना पड़ेगा, एसआई यूनिट में, है ना। एक सेकेंड, तो आपको एसआई यूनिट में रखना पड़ेगा। तो 85 सेंटीमीटर इसकी डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। यस सर। तो 85 सेंटीमीटर को अपन मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वो वैल्यू हो जाएगी 0.85 मीटर। तो 0.85 इंटू रो इंटू जी, दिस इज ऑल्सो अ करेक्ट आंसर। तो ये दो आंसर सही हो जाएंगे, बी और सी। तो जब सी सही हो गया तो ए और डी ऑटोमेटिकली गलत हो गया। क्या ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? हाँ सर। चलो ठीक है, सबको क्लियर हो गया ना, बाकी लोगों को भी। तो मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। ठीक है, तो मेन मुद्दा ये था कि आप लोग यूनिट्स में कंफ्यूज मत होना। क्वेश्चन अपन को क्वेश्चन में देखना होता है ना, क्वेश्चन अगर सेंटीमीटर एचजी में पूछ रहा है तो अपन हाइट के टर्म्स में इक्वेशन बना देंगे। क्वेश्चन अगर नॉर्मल पूछ रहा है, मतलब नॉर्मल प्रेशर पूछ रहा है नॉर्मल यूनिट में, तो फिर अपन ये रोजी से मल्टीप्लाई करके बताएंगे, है ना। इतनी बात आपको ध्यान रखना है, तो इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ना। देखो अगला क्वेश्चन अपन करते हैं। अगले क्वेश्चन में अपन ने टेस्ट ट्यूब को कर दिया उल्टा। तो ये मर्क्यूरी का कॉलम है ना, यहाँ पर भी गैस फंसी हुई है, तो यहाँ पर गैस का कुछ प्रेशर होगा, और यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वो कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 65 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, है ना। और ये मर्क्यूरी का कॉलम है जिसकी लेंथ आपको दी हुई है 10 सेंटीमीटर। तो फिर से आपसे वही पूछा है, प्रेशर ऑफ गैस, बताओ जल्दी कैसे करेंगे, आंसर बताओ। सर 55 सेंटीमीटर ऑफ एच 55 सेंटीमीटर तो नहीं आएगा, एक मिनट रुको, मैंने कुछ गलत नोट कर दिया, ये 75 है, ये 75 है ना। अब बताओ। शायद 65 65 शाबाश, है ना, पूरी यूनिट के साथ बोलो 65 व्हाट, सेंटीमीटर ऑफ एच हाँ सेंटीमीटर ऑफ एच, पूरी यस यूनिट सर बोला करो, है ना। 65। यूनिट्स बहुत हाँ इंपॉर्टेंट सर। रहती है इस टाइप के क्वेश्चन में। अगर आप यूनिट पे ध्यान नहीं दोगे तो टफ क्वेश्चन में गलत हो सकता है कैलकुलेशन, है ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ प्रेशर जब इस टाइप के क्वेश्चन से बताओगे तो यूनिट्स के साथ बताना, कैलकुलेशन में भी यूनिट्स को जरूर एक बार ध्यान से कंसिडर करना, ठीक है।
तो देखो मैं एक बार समझा देता हूँ। यहाँ पर ये जो गैस है, ये जो गैस है इसके मॉलिक्यूल्स इस लिक्विड से टकरा रहे होंगे, है ना। तो ये जो गैस है ये इस लिक्विड पे फोर्स लगा रही है ऊपर से। तो ये जो गैस है ये इस लिक्विड पे मतलब मर्क्यूरी पे ऊपर से प्रेशर लगा रही है। अच्छा, और साथ में ये जो मर्क्यूरी है, क्योंकि ये टेस्ट ट्यूब खुला हुआ है तो इस मर्क्यूरी की टेंडेंसी नीचे जाने की होगी, लेकिन ये मर्क्यूरी नीचे नहीं जा रहा है। इसका मतलब इसको कौन रोक के रखा होगा? ये जो एटमॉस्फेयर है ना, एटमॉस्फेयर इस पे यहाँ से प्रेशर लगा रहा होगा। एटमॉस्फेयर तो हर जगह होता है, तो जहां भी ओपन सरफेस होता है वहां से एटमॉस्फेयर का प्रेशर आने लगता है। सही है। यस सर। तो अब अपन इसमें फोर्स बैलेंस कैसे लगाएंगे? देखो, नीचे से कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, मतलब नीचे से कौन कौन सा प्रेशर लग रहा है एटमॉस्फेयर का। तो इसको अपन ने नीचे से ऊपर इस टाइप से एरो से बना लिया। अब ऊपर से नीचे वाला एरो बनाओ और इसमें देखो कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। तो एक तो जो गैस है उसका प्रेशर आ रहा है नीचे की तरफ, है ना। और साथ में जो मर्क्यूरी है उस पर भी जो ग्रेविटी का फोर्स लगेगा वो नीचे की तरफ आएगा, राइट। तो mg/a, जहाँ पे m जो है वो मर्क्यूरी का मास है। सही है। बस अब इन दोनों को बराबर कर देते हैं क्योंकि अपना जो सिस्टम है वो स्टेशनरी है, तो डाउनवर्ड फोर्स अपवर्ड फोर्स के बराबर होगा। तो पी गैस प्लस mg/a इज इक्वल टू P/ATM। ये तो चलो अपन ने नॉर्मल इक्वेशन लिख ली। अब अपन फोकस करते हैं। आपको हाइट दी हुई है मर्क्यूरी की और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी मर्क्यूरी के टर्म्स में दिया हुआ है, तो गैस का प्रेशर भी अपन मर्क्यूरी की हाइट के टर्म्स में बता देंगे, है ना। तो अपन इस इक्वेशन को लिख देते हैं पी गैस बाय रो जी प्लस एच, है ना, एच जहां पर ये वाली हाइट है, इज इक्वल टू P/ATM, है ना। ये अपन यहाँ पे स्पेसिफाई कर देते हैं कि यहाँ पर जो P/ATM की हम वैल्यू रखेंगे वो सेंटीमीटर ऑफ Hg में हम रख देंगे। सही है। तो यस इसमें सर। इसको ऐसा करो, रोजी से मत डिवाइड करो। रोजी से डिवाइड करने से अच्छा है आप तो यहीं पे ब्रैकेट में मेंशन कर दो कि यहाँ पे जो मैं वैल्यू रखूंगा वो सेंटीमीटर ऑफ Hg में आएगी, है ना, ये ज्यादा सूटेबल है। बस अब यहाँ पे क्या वैल्यू डाल दो, तो आपकी जो पी गैस की वैल्यू है सेंटीमीटर ऑफ Hg में वो आ जाएगी P/ATM, मतलब कि 75 सेंटीमीटर ऑफ Hg माइनस ये हाइट जो है 10 सेंटीमीटर, किसकी हाइट है ये मर्क्यूरी की, ऑफ Hg। तो आपका आंसर आएगा 65 सेंटीमीटर ऑफ Hg, राइट। कोई डाउट तो नहीं किसी को इसमें? तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है एनएलएम आप लोग का कितना बचा है, मतलब ज्यादा बचा है कि खत्म होने वाला है कि हो गया है? बताओ। फ्रिक्शन बचा है अभी तो पूरा, और ये भी बचा है बहुत, अभी थोड़ा सा बचा है आखिरी का पार्ट, स्प्रिंग फोर्स चल रहा है। अच्छा अच्छा, यस सर, यस स्प्रिंग सर। फोर्स चल रहा है। ठीक है। एनएलएम थोड़ा सा अच्छे से आना चाहिए, मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए, क्योंकि ये एनएलएम से रिलेटेड है ना। तो इस टाइप का टेस्ट ट्यूब है, टेढ़ा कर दिया अपन ने, है ना। तो कितना अपन ने टेढ़ा किया है इसको, ये जो एंगल है, जैसे ये मान लो ये इसकी एक्सेस है, तो ये वाला जो एंगल है ये थीटा है ना। इतना अपन ने इसको टेढ़ा कर दिया। तो ये वाली जो हाइट है, ये वाली जो हाइट है ये है 10 सेंटीमीटर, है ना। तो ये हाइट आपकी 10 सेंटीमीटर है, ये मर्क्यूरी है अगेन। और इसमें फिर से वही आपको गैस का प्रेशर निकालना है। यहाँ पर भरी हुई है गैस, ऑफ कोर्स गैस नहीं भरी होती, अगर वैक्यूम होती तो ये मर्क्यूरी नीचे आ जाता। तो यहाँ पे गैस भरी हुई है, तो फिर से आपको यहाँ पे पी गैस कैलकुलेट करना है ना, प्रेशर ऑफ गैस, ये आपको कैलकुलेट करना है। यहाँ ऊपर से एटमॉस्फेयर का प्रेशर लग रहा है जो कि आपको सवाल में 75 सेंटीमीटर ऑफ Hg दिया हुआ है। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन को ट्राई करो। आपको जो आंसर देना है वो आपको देना है एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, मतलब थीटा भी उसमें आएगा, है ना। थीटा के टर्म्स में आपको आंसर देना है। आंसर आपको हाइट के टर्म्स में ही देना है,
सेंटीमीटर ऑफ एचजी के टर्म्स में दे रहे हैं, लेकिन उसमें थीटा भी आएगा। चलो अब इसको ट्राई करो, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। सर आंसर बोलो। बताओ। 75 माइनस 10 cos थीटा 4 ब्रैकेट सेंटीमीटर ऑफ एच जी। 75 माइनस 10 cos थीटा। यस सर। नहीं नहीं, थोड़ा सा गलत है यार, चेक करो दोबारा एक बार। मेरा तो वही आ रहा है। 75 माइनस आ रहा है, माइनस नहीं आएगा यार, माइनस कैसे आएगा? पीएटीएम बराबर होगा ना, प्रेशर ऑफ गैस प्लस प्रेशर ऑफ उसके। नहीं, उल्टा होगा, प्रेशर ऑफ गैस बराबर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस मर्क्यूरी के प्रेशर के, यस है ना? होगा। यस। सर ये थोड़ा सा तो हो गया बट अब समझ नहीं आ रहा। चलो ठीक है, अब आप लोगों ने ट्राई कर दिया, अब देखो मैं बता देता हूँ, है ना? पहली चीज तो ये इस टाइप के क्वेश्चन जैसा है जो अपन ने स्टार्टिंग में किया था ना, है ना? पहली चीज तो इसको ध्यान दो, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन सेम है ना? बस फर्क क्या है, हाँ ये वाला जो सर। क्वेश्चन है इसमें सीधा रखा था, वैल्यूज भी एग्जैक्टली सेम है, बस इसको थोड़ा टेढ़ा कर दिया है, ऊपर से पकड़ के थोड़ा सा इसको टिल्ट कर दिया थीटा एंगल से, है ना? इतना सा चेंज किया है, ठीक है? तो अब देखो सोल्यूशन कैसे चेंज होगा। अभी भी देखो गैस तो उसमें भी फंसी हुई है नीचे, इसमें भी फंसी हुई है, तो ये वाली इक्वेशन तो सेम बनेगी, पी गैस इज इक्वल टू एटमोस्फेयर का प्रेशर ऊपर से लगेगा प्लस ये वेट एम जी बाय ए। तो जब आप इसको हाइट के टर्म्स में लिखोगे तो आपकी जो हाइट के टर्म्स में इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, पी गैस इन सेंटीमीटर ऑफ एच जी इज इक्वल टू एटमोस्फियर का प्रेशर इन सेंटीमीटर ऑफ एच जी प्लस हाइट, मर्क्यूरी की हाइट। सही है ये बात? हाँ सर। अब यहाँ पे अगला सवाल ये आता है कि जो मर्क्यूरी की जो हाइट है वो अपन को वर्टिकल हाइट कंसीडर करना पड़ता है, वर्टिकल मतलब सीधी सीधी, टेढ़ी वाली हाइट नहीं, है ना? क्योंकि टेढ़ी वाली हाइट के कारण कोई प्रेशर नहीं आएगा। इसको अपन इस तरह से और अच्छे से समझ सकते हैं, देखो मैं इसके एक्सट्रीम केस पे ले जाता हूँ पहले आपको, है ना? एक तो पहला केस अपन ने देखा जब ये टेस्ट ट्यूब एकदम सीधा सीधा खड़ा था, है ना? अब देखो इसका अपन एक एक दूसरा एक्सट्रीम लेते हैं, ये टेस्ट ट्यूब को आपने ऐसे लिटा दिया है पूरा, ठीक है? सेम टाइप का apparatus है, यहाँ पे गैस भरी हुई है नीचे वाले पोर्शन में, यहाँ पे भरा हुआ है मर्क्यूरी और ये वाला एंड ओपन है और आपने टेस्ट ट्यूब को ऐसे लिटा दिया है, सही है? यस सर। अब मेरे को एक बात ये सोच के बताना कि इस गैस पे किन किन चीजों का प्रेशर लगेगा, ये मेरे को उसमें चैट में लिख दो सब लोग। मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो गैस इस पे भरी हुई है इस पे किन किन चीजों का प्रेशर लगेगा, क्या इस पे सिर्फ एटमॉस्फेयर का प्रेशर लगेगा, क्या इस पे सिर्फ मर्क्यूरी का प्रेशर लगेगा, या क्या इस पे दोनों का प्रेशर लगेगा? ये जिसको समझ में आ रहा है वो चैट में लिख दे। फील करने की बात है थोड़ा, है ना? फील करना पड़ेगा यहाँ पे आपको, इस गैस पे किन किन चीजों का प्रेशर लगेगा। मैं इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, ये ए है, ये बी है, बी मतलब एटमॉस्फेयर, ए मतलब मर्क्यूरी, तो ए का प्रेशर लगेगा या बी का प्रेशर लगेगा या दोनों का प्रेशर लगेगा इस गैस पे। ठीक है, एक आंसर तो आया है, और बताओ बाकी लोग भी सोच सोच के। अभी मैं ये नहीं कंक्लूड कर रहा कि सही आंसर है कि गलत है, आप लोग जल्दी जल्दी सोचते जाओ और बताते जाओ मेरे को, है ना? ठीक है, और 3 आंसर आए, 4, 5, 6। चलो ठीक है, काफी आंसर आ गए और मतलब मिक्स्ड आंसर्स आ रहे हैं, है ना? लोगों ने हर टाइप के आंसर्स दिए हैं, तो
देखो, जैसे मान लो कि इसको आप लोग ऐसे समझ लो यार, मैं थोड़ा सा और सिंपल फॉर्म में आता हूँ, है ना। मान लो एक ये बड़ा टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, और मान लो यहाँ पर ये आप हो, है ना, एक बहुत बड़ा टेस्ट ट्यूब है और इसमें यहाँ पे आपको खड़ा कर दिया यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे मान लो कि एक आपका हाथ इससे बांध दिया है ना, और ये क्या है, मान लो कि ये कुछ कुछ भी मान लो, मतलब थर्मोकॉल का एक बॉक्स है या गद्दे का एक बॉक्स है, मतलब गद्दा है, गद्दा मतलब मैट्रिक्स या कुछ सॉफ्ट टाइप का कॉटन, कुछ भी मान लो, ठीक है। तो क्या आपको प्रेशर फील होगा इसका? सिंपल, बस मतलब आपका हाथ इस पे बंधा हुआ है, तो क्या इससे आपको प्रेशर फील होगा? नहीं, है ना। प्रेशर फील कब होगा? जब मैं यहाँ पे खड़े हो जाऊं और इसको जोर से पुश करने लगूं, है ना, इसको मैं जोर से पुश करने लगूं, तो अब आपको प्रेशर इसका फील होने लगेगा ना, प्रैक्टिकल। यस सर। यस सर। मतलब ये चीज फील करना पड़ेगा, है ना, इससे ज्यादा क्लियरिटी से मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या कि अब आप लोग को शायद मेरी बात समझ में आ गई होगी, ये जो गैस है ये इसके कारण प्रेशर फील नहीं करेगी, ये जो एटमॉस्फेयर इसको पुश कर रहा है ना, मर्क्यूरी को, इसके कारण ये गैस फील करेगी, प्रेशर फील करेगी। तो गैस जो प्रेशर फील करेगी इस कंडीशन में वो एटमॉस्फेयर के प्रेशर के बराबर होगा। तो ऐसी कंडीशन में, मतलब अगर अपन ने टेस्ट ट्यूब को एकदम हॉरिजॉन्टल कर दिया होता, तो जो गैस का प्रेशर है वो एटमॉस्फेयर के प्रेशर के बराबर आता। क्या इस बात से सब लोग एग्री करते हैं? अगर नहीं करते तो बताओ, मैं डिटेल में समझाता हूँ, अगर करते हैं तो फिर मैं अपने मेन क्वेश्चन पे आऊंगा। हाँ सर, एग्री। ठीक है, तो आई होप सब लोग एग्री कर पा रहे हैं। तो अब मैं वापस उस लाइन पे आता हूँ। मेरा मेन पॉइंट ये था कि यहाँ पर जो हाइट अपन रखते हैं वो वर्टिकल हाइट होती है, कि उस गैस के ऊपर मर्क्यूरी कॉलम की कितनी वर्टिकल हाइट है, उसके कारण उस पर प्रेशर आता है। ये वाला जो केस है, यहाँ पर आप ये गैस के ऊपर देखो, गैस के ऊपर कुछ भी मर्क्यूरी नहीं है, तो मर्क्यूरी के कारण प्रेशर नहीं आएगा, क्योंकि मर्क्यूरी का जो प्रेशर आ रहा है अब वो इस सरफेस पे जा रहा है ना, क्योंकि वेट ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड लगता है, तो मर्क्यूरी का जो फोर्स है वो इस सरफेस पे आ रहा है, गैस पे नहीं लग रहा है वो, है ना। बात को समझो, थोड़ा फील करने की कोशिश करो। मेरी बात से एग्री कर रहे हो कि गैस के ऊपर अगर मर्क्यूरी है तो उसके कारण प्रेशर अपने गैस पे लगेगा। यस सर। चलो ठीक है, अब यस अपन सर। आते हैं वापस क्वेश्चन पे, है ना। ये आप लोग चाहो तो समझने के लिए बना सकते हो, इससे जब आप रिवाइज करोगे तो आपको याद आ जाएगा कि अपन ने कंपेयर कैसे किया है। फिलहाल के लिए मैं हटा देता हूँ, आप ऐसे साइड में रफ फॉर्म में बना सकते हो उसको, चाहो तो। देखो, तो अपन को ये बात तो कंक्लूड हो गई कि भैया गैस के ऊपर जो इस मर्क्यूरी के कारण जो प्रेशर लगेगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि इस गैस के ऊपर मर्क्यूरी की वर्टिकल हाइट कितनी है, वर्टिकल हाइट, है ना। तो अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर ये जो 10 सेंटीमीटर हाइट आपको दी हुई है, टेढ़ी हाइट है, टेढ़े में है ये, मतलब प्लांट आइटम। हाँ, स्लैंट हाइट, राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट वर्ड, स्लैंट हाइट बोलते हैं इसे। तो ये स्लैंट हाइट है। अब आपको वर्टिकल हाइट लेनी पड़ेगी, तो आपने वेक्टर्स पढ़े हैं, तो आपको इसका कंपोनेंट लेना पड़ेगा। अब ऑब्वियस सी बात है, ये जो वर्टिकल हाइट है ये 10 सेंटीमीटर से थोड़ी कम आएगी। वर्टिकल हाइट देखो अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैं उसको मार्क कर देता हूँ। एक एक तो ये वाला लेवल, ये वाला लेवल और ये वाला लेवल, इसमें आपको वर्टिकल डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा, और वो होगी h की वैल्यू जिसकी अपन तलाश कर रहे हैं, राइट। तो बस अब अपन क्वेश्चन को खत्म करते हैं। बस मेन ये हाइट निकालने में ही दिमाग लगाना था, तो अपन इसको अब देखो, ये जो लेंथ है ये है h, और ये जो लेंथ है ये है 10 सेंटीमीटर, सही है। वेक्टर यस सर। इस वेक्टर को और इस वेक्टर को अपन इस पॉइंट को और इस पॉइंट को अपन ने मिला दिया, तो इस टाइप से डायग्राम बन जाएगा, है ना। अब बताओ ये थीटा अपन कैसे कैलकुलेट करें? तो ये वाला जो थीटा है ये इस लाइन में, मतलब जो स्लैंट हाइट है, स्लैंट हाइट और हॉरिजॉन्टल के बीच का एंगल है, मतलब स्लैंट हाइट और हॉरिजॉन्टल के बीच का एंगल है थीटा, एग्रीड। यस सर। तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये अंदर वाला एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा। 90 90 माइनस माइनस थी।
थीटा। ठीक है, तो बस अब आगे की बात आपको पता ही है। ये अगर ये 10 है तो ये हो जाएगा 10 cos 90 माइनस थीटा, और ये हो जाएगा 10 sin 90 माइनस थीटा। आई होप इतना आपको पता होगा क्योंकि आपने वेक्टर्स पढ़ा है। सही है, हाँ सर। तो ये अपना 10 है तो ये अपना हो जाएगा 10 cos 90 माइनस थीटा, मतलब 10 sin थीटा। इसमें आंसर में 10 cos थीटा क्यों दिया यार? कुछ गलत किया है क्या अपन ने? सर मैं बताऊं? हाँ बताओ, कुछ गलत किया है क्या, बताओ। सर ये आपने ट्रायंगल सर उल्टा ले लिया है सर। उन लोगों ने सर ये जो आपने ये वाली लाइन बनाई है ना सर, डॉटेड यहाँ हाँ पे टेस्ट ट्यूब पे हाँ, ये वाली। तो सर इसको यही मान वाली लेंगे ना? सर। हाँ सर, ये दोनों जो डॉटेड लाइन बनाई है हाँ सर, इसको वो मान लेंगे। ये जो थीटा बना रहा है, हाँ हाँ। और यहीं से रिजॉल्व कर देंगे वेक्टर वो क्या कहते हैं उसको, वर्टिकल कंपोनेंट को सीधे। मतलब यहीं से मैं सर एक मिनट एनोटेट करके बताता हूँ। हाँ 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 बताओ सर, बताओ। इसी से भी तो ले सकते हैं ना, डॉटेड सर ऐसे लाइन यहाँ से। पे हाँ कर देंगे इसको, यहाँ पे वो कर देंगे, क्या कहते हैं, रिजॉल्व कर देंगे। तो तो सर अरे, तो मैं ये कह रहा हूँ कि बात तो एक ही है ना, तो मैंने हाइट को रिजॉल्व कर दिया। इसमें क्या गलत, तुम ये बताओ, ये जो मैंने यहाँ पे किया है कैलकुलेशन। लेकिन सर इसमें एंगल सर ये वाला एंगल आ रहा है, और सर जब आप उसको सीधा रखोगे सर तो ये दोनों एंगल अलग अलग होंगे, ये एक वाला। मिनट, एक तो मिनट सर रुको ये यार, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। मेरे को एक्चुअली समझ, जो तुम बोल रहे हो ना ये वाला और वो वाला, वो एक्चुअली मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि तुम एग्जैक्टली किस चीज की बात कर रहे हो। तो तुम या तो कलर से बता दो, ब्लैक ब्लू, मतलब कलर डिफरेंट है, या थोड़ा लेफ्ट राइट। सर जब इस ट्रायंगल को आप उल्टा करोगे ना ऐसा, इस ट्रायंगल को यस सर, इस इस ट्रायंगल को ऐसा उल्टा करोगे उल्टा कर दिया, ठीक है कर दिया। सर, वो लोग सर इस एंगल को मान रहे हैं कि वो कौन जो से? एंगल है, हाँ सर। अच्छा, उन्होंने इस एंगल एंगल को डिफरेंट मान माना रहे है। हैं, यस सर। हाँ तो ठीक है, कोई कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर अपन ने क्वेश्चन चेंज कर दिया है ना। एक मिनट रुको। तो आप तो ये वाला, मतलब अपन ने कैलकुलेशन सही किया है, कहना मैं ये चाह रहा हूँ है ना, बस उस क्वेश्चन में एंगल अलग माना है, अपन ने एंगल अलग माना है, ठीक है। ठीक है ना, ये बात तो सही कह रहा हूँ ना मैं? हाँ सर। तो देखो, ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल थीटा हो गया। ये पूरा एंगल 90 है, तो ये वाला जो एंगल है ये 90 माइनस थीटा होगा, है ना। तो यस सर। ये डिस्टेंस 10 है, तो ये 10 cos ऑफ 90 माइनस थीटा, मतलब ये 10 sin थीटा हो जाएगा, है ना। तो h की वैल्यू हो जाएगी 10 sin थीटा। बस बाकी तो आप समझदार हो ही, आगे दोनों को जोड़ के लिख दो। 75 प्लस h हो जाएगा अपना 10 sin थीटा सेंटीमीटर ऑफ एच जी। ठीक है, तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, यहाँ पे आप चाहो तो लिख भी सकते हो, जो मेन समझने वाला पॉइंट था इस क्वेश्चन में, कि गैस जो प्रेशर एक्सपीरियंस करती है मर्क्यूरी के कारण, वो मर्क्यूरी की वर्टिकल हाइट के कारण एक्सपीरियंस करती है, कि गैस के ऊपर मर्क्यूरी की कितनी वर्टिकल हाइट है ना। तो मैं इस बात को लिख देता हूं, गैस हियर, यहां पर जो गैस है, एक्सपीरियंसेस प्रेशर ऑफ मर्क्यूरी ड्यू टू वर्टिकल हाइट of mercury present above the gas। सब मानते हैं इस बात को? ये यस लाइन सर। सबको समझ में आ रही है ना? तो यही लाइन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट थी इस क्वेश्चन में, तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आएंगे उसमें अपन को इस तरह से करना रहेगा, ठीक है। चलो ठीक है, इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लो, बस इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे। अगर ये आपको समझ में आ गया है तो फिर अब हो जाएंगे इसके क्वेश्चन। तो आगे बढ़े अपन अगले टॉपिक पे सर आते हैं। मेरा हाँ बोलो। सर मेरा इसी में यही डाउट था कि अपन डायरेक्टली कंपोनेंट्स ले सकते थे ना। डायरेक्टली मतलब किस चीज के, इसके? हाँ सर, वो डॉटेड लाइन थी ना, तो वैसे ही कंपोनेंट्स ले सकते थे। हाँ तो आप इसको, मतलब आप वर्टिकल प्रेशर की बात कर रहे हो? यस सर। हाँ तो mg के कंपोनेंट ले लो, एक ही बात है ना। ये जो अच्छा m हाँ ठीक है है। ना, mg जो है, मतलब इसको दूसरी तरीके से ऐसे भी कर सकते हैं, मैं बता देता हूँ देखो।
लोग ऐसा कह रहे हैं कि अपन ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे ये mg लगता है नीचे वर्टिकली, है ना। अब आपको तो इस डायरेक्शन में फोर्स देखना है, तो आप यहाँ पे ले लो, mg का कंपोनेंट कितना आ जाएगा। तो फिर से ये अपन को अब कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल कौन सा होगा यार, अगर ये थीटा है तो इस ट्राइंगल में अगर अपन देखें, है ना, इस ट्राइंगल में तो ये एंगल हो जाएगा कितना, 90 माइनस थीटा। ये वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब ये वाला एंगल अगर 90 माइनस थीटा हो गया, और अब मैं इस ट्राइंगल को कंसीडर करूं, इस ट्राइंगल को, तो ये वाला एंगल तो 90 है। थोड़ा सा ध्यान से देखते जाना, ये एंगल 90 माइनस थीटा है, तो ये वाला एंगल हो जाएगा क्या, थीटा। सही है। तो ये लग रहा है mg, तो ये हो जाएगा mg cos थीटा, और ये हो जाएगा mg यस सर। sin थीटा, ठीक है। तो इस तरह हाँ से भी सर। आप लोग कर सकते हो, मतलब आप इस लाइन के अलोंग फोर्स बैलेंस कर दो, है ना। ये दूसरा तरीका है क्वेश्चन को करने का, कि जो मर्क्यूरी है, मतलब जो पूरा सिस्टम है वो इस लाइन के अलोंग स्टेबल है, तो आप इस लाइन के अलोंग सारे फोर्सेस बैलेंस कर दो। तो यहाँ से गैस का प्रेशर, यहाँ से ग्रेविटी का जो कंपोनेंट है उसका प्रेशर, और यहाँ से एटमॉस्फेयर का प्रेशर। तो ये दूसरा तरीका है करने का, ऐसे भी आप कर सकते हो। या फिर आप सिंपली इतना याद रख लो कि वर्टिकल हाइट हमको देखना रहता है, तो बस हाइट के कंपोनेंट कर दो। मतलब मेरे को पर्सनली ये वाला तरीका ज्यादा सिंपल लगता है, ठीक है। यस सर। बाकी आप कर दोनों से सकते हो, आंसर सेम आएगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये शीट में गलत दिया है ना, शीट में इन्होंने थीटा तो यही बनाया है, लेकिन उन्होंने उसको कॉस थीटा दिखाया, वो कॉस थीटा नहीं होगा, गलत है वो शीट में, है ना। अगर कोई शीट से पढ़े तो मैं इसलिए उसको स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि शीट में यहाँ पे कॉस सर थीटा मेरा भी दिया है। cos थीटा ही आ रहा था। कॉस थीटा कैसे आएगा यार, पॉसिबल नहीं है ना। ये देखो मैंने सारे स्पेसिफाई किए एंगल्स। सर मैं बताता हूँ सर। सर अच्छा जब अपन एक सर मिनट रुको, तुम पहले मेरी बात सुनना और मेरे को बताना कि मैं कहाँ गलत बोल रहा हूँ। देखो ये वाला एंगल थीटा अपन को प्रूफ करना है ना, तो ये एंगल थीटा यस सर। है ना। अब मैंने देखो ट्राइंगल, मेरा ध्यान से देखना, मैंने ये वाला ट्राइंगल कंसीडर किया, ठीक है। सही है चंद्रमान, ये वाला ट्राइंगल जब मैंने कंसीडर किया तो ये एंगल 90 है। सर हाँ बोलो। सर एक मिनट सर। सर आप ये वाला कंसिडर कीजिए ना। क्या कह रहा हूँ, कौन सॉरी सा? गलत बन गया, गलत बन गया। सर बस इतना पार्ट, इसको यहाँ सीधा मान लीजिए, और ये जो एंगल बनेगा, फिर गलत बना रहा हूँ सर, आप बना दीजिए ज़्यादा सही रहेगा। एक मिनट रुको यार, मैं कुछ कंपोनेंट गलत ले रहा हूँ क्या? मैंने क्या बहुत टाइम से कंपोनेंट नहीं लिए, तो यस मेरे हिसाब से सर। तुम सर लोग अपन जो थीटा दिया है ना सर, तो हाँ। जब वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे तो वो साइन थीटा होगा, है ना। ये वर्टिकल तो mg है, मतलब सर वही mg साइन थीटा। ये mg है, ये मेरे हिसाब से mg sin थीटा होना चाहिए। नहीं सर, सर वर्टिकल कंपोनेंट सर आएगा ना सर, वो तो वेक्टर ही है। मतलब जिस हाँ। वेक्टर से अपन रिजॉल्व कर रहे हैं वो तो हम्म। वो वेक्टर ही है, और वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे ना सर उसी का, उस वेक्टर का। हाँ सर, वो तो वेक्टर ही है। वर्टिकल कंपोनेंट लोगे, एक मिनट रुको यार, वर्टिकल कंपोनेंट लोगे, मैं ये जो mg यहाँ पे नीचे लग रहा है, मतलब इस फोर्स की वैल्यू mg है, ये मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? नहीं सर, ये तो सही है। सर कौन सी, सर एक बार। मतलब मैंने जो लाइन बोली, देखो मेरा एक्सप्लेनेशन सुनना, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको जो दूसरा तरीका है उसमें आप इस लाइन के अलोंग फोर्स बैलेंस कर दो, ये बात सही कह रहा हूँ मैं? यस हाँ सर। सर। तो आपको ये वाला फोर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा कितना है ना। यस सही है सर। ये बात। तो अब ये वाला फोर्स आपको डायरेक्टली तो पता नहीं है ना। यस सर। तो आपने पहले ये वाला फोर्स कैलकुलेट किया, मतलब ये आपको पता है कि ये mg होता है ना। तो ये जो डाउनवर्ड एरो है ये mg को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। हाँ यस सर। सर। तो आपको ये वाला फोर्स की वैल्यू पता है, आपको ये वाला फोर्स कैलकुलेट करना है जो कि इसका एक कंपोनेंट होगा। अब बहस का मुद्दा ये कि साइन कंपोनेंट है कि ये कॉस कंपोनेंट है, राइट। यस सर। तो उसके लिए देखो मैंने, सर मैं बताऊं सर मैंने क्या किया। हाँ बताओ।
सर एक ब्लैंक स्क्रीन वो दे दीजिए हाँ स्लाइड। लो लो बताओ। सभी लोग ध्यान से सुन ले भाई, ये अच्छा अच्छा डिस्कशन हो रहा है ना। कंपोनेंट लेना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है, तो ये आपको फिजिक्स में भी काम आएगी और केमिस्ट्री मतलब इस चैप्टर में तो आएगी। हाँ ये तुमने ट्राइंगल बनाया है, ठीक है। थीटा एंगल वो है टेढ़ा वाला, ठीक है। ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा, मैं लिख दूं? यस सर आप लिख दीजिए। हाँ क्योंकि तुम्हारा थोड़ा सा मोटा आ रहा है, मैं लिख देता हूँ। देखो ये वाला जो एंगल है, ये चंद्रभान कह रहा है 90 माइनस थीटा आएगा, और ये वाला एंगल थीटा है। बिल्कुल एग्रीड, सही बात है। अब बनाओ और आगे। सर एक मिनट। सर मेरी कीबोर्ड में थोड़ी प्रॉब्लम। हाँ तो मुझे बता दो, मैं बना देता हूँ। बताओ, बोलो बोलो क्या करना है, जल्दी जल्दी बोल दो। वही थोड़ा बहुत टाइम लगा रहे हैं इस क्वेश्चन में। सर जब वर्टिकल कंपोनेंट लेते हैं तो साइन थीटा लेते हैं, मतलब साइन ऑफ एंगल है ना। जब वर्टिकल कंपोनेंट लेते हैं तो साइन ऑफ एंगल लेते हैं, ऐसा कुछ इसमें रटने वाली बात नहीं। मतलब तुम ये कह रहे हो क्या कि देखो मैं बताता हूँ तुम शायद क्या कह रहे हो। मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है जो मैंने फिजिक्स में पढ़ा था उस टाइम पे। देखो तुम ये कह रहे हो कि अगर ये ए वेक्टर है और ये अगर एंगल थीटा है, तो ये होता है ए कॉस थीटा और ये होता है ए साइन थीटा। ये कह रहे हो क्या तुम? यस सर। तो ये तो बात है ही ना, मतलब ये तो सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इस चीज से कैसे रिलेटेड है? मतलब ये चीज तो मुझे भी पता है कि जो अगर ये ए वेक्टर है तो ये ए कॉस थीटा होता है, ये ए साइन थीटा होता है। बात समझ में आ रही है? हाँ यस सर। सर। तो तुम अभी भी मतलब मेरे को प्रूव करो मैं कहाँ गलत बोल रहा हूँ। अगर मैं बोल रहा हूँ तो वैसे मेरे को लग नहीं रहा 99% की मैं गलत बोल रहा हूँ। सर मैं क्लास के बाद बताऊं? चलो ठीक है, तुम क्लास के बाद बता देना, है ना। तो बाकी स्टूडेंट्स अभी फिलहाल के लिए आप लोग कंफ्यूज मत हो ना। फिलहाल के लिए आप लोग जो मैंने एक्सप्लेनेशन बताया है वो याद रखो। इनकेस अगर इसमें कोई चेंज होगा तो मैं वो हाईलाइट कर दूंगा, है ना, क्लास के बाद या अगली क्लास की स्टार्टिंग में अपन इसको फिर दोबारा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ओके सर। मतलब अभी जो बीते 10-15 मिनट में जो डिस्कशन हुआ उसको आप अपनी मेमोरी से इरेज कर देना, है ना। अभी आप इतना ही ध्यान रखना जितना अपन ने यहाँ पे डिस्कस किया है। चलो ठीक है, अब अपन वापस अपने पॉइंट पे आते हैं। तो ये तो चलो अपना क्वेश्चन हो गया, बैरोमीटर का हो गया। अब आप नेक्स्ट टॉपिक डालो, मैनोमीटर, है ना। ये सेकेंड इक्विपमेंट है जो प्रेशर मेजरमेंट के लिए यूज होता है। पहला तो अपन ने बैरोमीटर देखा, अगला है मैनोमीटर, है ना। तो देखो अब मैनोमीटर का अपैरेटस किस तरह से होता है, मैं उसका पहले एक डायग्राम बना रहा हूँ, है ना। ये जैसे आपका, पहले देख लो उसके बाद बना लेना। ये जैसे आपका इसमें एक रहता है कि यूट्यूब यूट्यूब कुछ इस तरह से, है ना। ये है यूट्यूब, है। ये सारा डायमीटर पूरा बराबर रहता है। ये थोड़ा सा मैं ऐसे पेन से बनाया तो ऊपर नीचे हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें भरी रहती है बीच में मर्क्यूरी। बीच में ये जो इतना कॉलम है ये मर्क्यूरी से, कुछ पोर्शन इसका मर्क्यूरी से फिलअप किया जाता है। तो ये जो मैं पिंक से शेड कर रहा हूँ, मान लो कि इतने पोर्शन में मर्क्यूरी भरी हुई है ना। तो ये है मान लो मर्क्यूरी का लेवल, ये, है ना। ये है मर्क्यूरी। ध्यान से सुनना, यहाँ पर वैक्यूम है और यहाँ पर वैक्यूम है ना, कुछ नहीं है यहाँ पे। मैं इसको मेंशन कर देता हूँ डायग्राम में, ये भी वैक्यूम है और ये भी वैक्यूम है यहाँ पर भी। तो अब यहाँ पर अगर वैक्यूम है और यहाँ पर भी वैक्यूम है, तो मेरे को ये बताओ कि इसको अपन पॉइंट नंबर 1 बोल देते हैं और इसको अपन पॉइंट नंबर 2 बोल देते हैं। मेरे को प्रैक्टिकली सोच के बताओ कि कौन
ज्यादा ऊपर होगा, मतलब लेवल की बात अगर अपन करें तो कौन ज्यादा ऊपर होगा, 0.1 ज्यादा ऊपर होगा या 0.2? बताओ कौन होना चाहिए। कोई समझ नहीं आया। मतलब ये पूरा एक बंद कंटेनर है, इसमें इतने पोर्शन में वैक्यूम भरी हुई है पूरे में, यहाँ पे मर्क्यूरी भरा हुआ है, फिर ये फिर से पूरे में वैक्यूम भरी हुई है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो लेवल की अपन बात करते हैं ना कि मर्क्यूरी का लेवल ऊपर नीचे होता है जैसा बैरोमीटर में होता था, तो वैसे ही मैं यहाँ हाँ पे सर। इस लेवल और इस लेवल को मैं कंपेयर करके आपसे पूछ रहा हूँ कि कौन ज्यादा ऊपर होगा, 2 ज्यादा तो ऊपर होगा या शायद 1? 0.1 1। 0.1, और बाकी लोग भी बताएं तो कौन दोनों होना। इक्वल होंगे क्या? दोनों इक्वल होंगे, है ना? बिल्कुल सही बात है। देखो दोनों इक्वल इसलिए होंगे क्योंकि यहाँ पर भी वैक्यूम है और यहाँ पर भी वैक्यूम है, तो ऊपर से इस पे भी कोई प्रेशर नहीं लग रहा, इस पे भी कोई प्रेशर नहीं लग रहा, तो जब प्रेशर का डिफरेंस ही नहीं है तो दोनों बराबर ही होंगे ना, सेम लेवल पे होंगे। यस सर। अलाइन हो जाएगा क्या, आयुष पूछ रहा है अलाइन हो जाएगा क्या सेम लेवल पर? अलाइन मतलब क्या है, मतलब ये 1 मिनट रुको, ये जो है इसका लेवल सेम रहेगा, है ना? इसमें किसी को डाउट हो तो बताओ, इसका लेवल सेम रहेगा, ये वाला जो 0.1 है 0.2 एग्जैक्टली सेम हाइट पे होंगे, क्योंकि यहाँ पर भी वैक्यूम है और यहाँ पर भी वैक्यूम है, इसीलिए। इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को? नो सर। ठीक है चलो, अब अपन देखो, अब अपन इसमें करते हैं कुछ चेंजेस। चेंजेस क्या करते हैं कि यहाँ पर मैंने थोड़ी देर के लिए एक होल किया और होल में से मैंने कुछ गैस फिलअप कर दी। तो द मोमेंट मैंने गैस फिलअप की, कुछ अमाउंट में मैंने गैस फिलअप की, तो गैस के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आ गए, है ना? और फिर मैंने ये जो होल है इसको कर दिया बंद, फिर से गैस भरने के बाद। तो अब ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या करेंगे, ये गैस के क्योंकि गैस तो हर जगह मूव करती है, तो ये गैस के मॉलिक्यूल्स यहाँ आएंगे, इससे टकराएंगे, इस लेवल से मर्क्यूरी को हिट करेंगे। तो अब इस ये जो सरफेस है ये ऊपर से गैस का प्रेशर एक्सपीरियंस करने लगेगा और यहाँ पर कोई प्रेशर नहीं है, तो अब क्या होगा, सर 2 ज्यादा लेवल पे है। 2 ऊपर पहुंच जाएगा, है ना? थोड़ा थोड़ा मतलब उसी के जैसा है, बैरोमीटर जैसा। ये पहली कंडीशन क्या थी अपनी, पहली कंडीशन थी जब दोनों कंपार्टमेंट में क्या था, वैक्यूम था, बोथ कंपार्टमेंट्स हैड वैक्यूम, बोथ कंपार्टमेंट्स हैड वैक्यूम, है ना? फिर अपन ने इसमें क्या किया है, गैस को अपन ने फिल किया है ना, गैस फिल्ड इन फर्स्ट कंपार्टमेंट, राइट? पहले कंपार्टमेंट में अपन ने गैस फिल की। तो अब जो सिचुएशन होगी अपन को, जो सेकंड डायग्राम अपन को देखेगा वो कुछ इस तरह से दिखेगा। ये ये बेसिक जो स्केलेटन है वो तो सेम रहेगा apparatus का, ठीक है? अब यहाँ पर आपको जो फाइनल सिचुएशन दिखेगी वो इस तरह से दिखेगी कि ये वाला जो लेवल है ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा मर्क्यूरी, और यहाँ से वो मर्क्यूरी ऊपर चला जाएगा। एग्रीड, ऐसा होना चाहिए। यस सर। यस सर। और अगेन यहाँ पर रहेगी वैक्यूम और यहाँ पर रहेगा एयर, एयर या गैस जो अपन ने फिल किया, कुछ भी हो सकता है ना, गैस। तो देखो अब सीधी सी बात यह है कि जैसे अब अपन यहाँ पर प्रेशर अपन कैलकुलेट करें, तो गैस का प्रेशर कितना आएगा ये अपन कैसे इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो जो प्रेशर ऑफ गैस है दैट विल बी इक्वल टू रो जी एच। इसको देखो पहले आप समझ लो कि इसमें देखो होता क्या है। हमेशा एक बात ध्यान रखना, एक कंटेनर में कोई भी अगर लिक्विड है, ये देखो पहले मैं इसका थोड़ा सा एक बेसिक आपको समझा देता हूँ ताकि ये क्लियर हो जाए। एक कंटेनर है, इसमें जैसे कुछ लिक्विड अगर भरा हुआ है ना, जैसे मान लो पानी भरा हुआ है सिंपल, तो आपको इसमें ये बात पता होनी चाहिए कि सेम लेवल के जो पॉइंट्स होते हैं, है ना, मान लो अपन अलग अलग लेवल कंसीडर कर लेते हैं। पहला लेवल ये,
है ना, ये एक लेवल, ये दूसरा लेवल और ये तीसरा लेवल। बहुत ध्यान से सुनना, ये बहुत प्रैक्टिकल बात है। तो मैं एक तो इस लेवल का पॉइंट कंसीडर करता हूँ 1, है ना, ये है फिर 0.2, ये है फिर 0.3, फिर ये है 0.4, ये है 0.5 और ये है 0.6। तो मेरे क्वेश्चंस का आप सब लोग आंसर देते रहना, है ना। आप मेरे को ये बताओ कि 0.1 और 0.2 में से किस पॉइंट का प्रेशर ज्यादा होगा, या किस पॉइंट पे प्रेशर ज्यादा होगा। 0.2 2 पे। 0.2 पे प्रेशर ज्यादा होगा, है ना। उसका कारण क्या है, क्योंकि 0.2 जो है वो इतना लिक्विड एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस कर रहा है ना। 0.2 के ऊपर वजन ज्यादा है 0.1 की तुलना में। एग्रीड। यस सर। yes, सेकेंड क्वेश्चन मेरा ये है कि 0.3 और 0.6 में से किसका प्रेशर ज्यादा होगा। इक्वल है। इक्वल होगा, राइट। ठीक है, तो मतलब इसका मतलब ये बात सबको समझ में आती है ना। इस ऑब्जर्वेशन का कंक्लूजन क्या है कि किसी एक कंटेनर में जब लिक्विड फिलअप किया गया हो तो सेम लेवल पे प्रेशर हमेशा सेम रहता है। सही yes, है। इसको अपन यस और सर। और अगर अपन को इसमें थोड़ा डिटेल में डिस्कस करना हो तो हम ये बात भी कह सकते हैं कि 0.1 पे दो चीजों का प्रेशर लग रहा है। एक तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर प्लस इतनी इतनी हाइट जो लिक्विड की है उसका प्रेशर। 0.4 पे अगर अपन बात करें तो उसमें भी सेम ही प्रेशर लग रहा है। एटमॉस्फेयर का प्रेशर जिसकी वैल्यू सेम है और इतनी हाइट का प्रेशर जिसकी वैल्यू फिर से सेम है क्योंकि लिक्विड सेम है, राइट। तो इसलिए हमने कहा कि भाई 0.1 और 0.2 0.4 पे जो प्रेशर है वो सेम आएगा। तो इस डिस्कशन से हम क्या कंक्लूड करते हैं कि एक लिक्विड जो है वो एक कंटेनर में अगर वो सेम लेवल पे है मतलब वो सेम प्रेशर एक्सपीरियंस कर रहा है। अगर वो सेम प्रेशर एक्सपीरियंस नहीं कर रहा होगा तो वो डिफरेंट लेवल पे पहुंच जाएगा, है ना। जैसे आप मान लो, इसका एक काउंटर एग्जांपल इस तरह से समझो कि जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कर दिया एक पार्टीशन, है ना। मैंने यहाँ पे एक पार्टीशन कर दिया, बहुत ध्यान से समझना और इसको फील करते जाना जो मैं बोल रहा हूँ। मैंने यहाँ पे पार्टीशन कर दिया और ये नीचे से खुला हुआ है ना। और मैं यहाँ से मैं अपने हाथ से ये वाला जो पानी है इसको मैं पुश करने की कोशिश कर रहा हूँ जोर से, ठीक है। तो वाटर जो है वो यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा, करना चाहिए, yes, sir. यस लॉजिकल है। सर। तो देखो, जैसे ही मैंने इसको हाथ से पुश करना चालू किया, अब 0.1 और 0.4 का जो प्रेशर है वो सेम नहीं रह गया। किसका प्रेशर ज्यादा है अब जैसे ही मैंने हाथ से पुश करना चालू किया। 0.4 पे ज्यादा लगेगा। 0.4 का प्रेशर ज्यादा हो गया, है ना, क्योंकि 0.4 पे ये वाला प्रेशर और ये वाला प्रेशर तो पहले से था ही, वो तो 0.1 पे भी है। 0.1 में एक्स्ट्रा ये जो मेरे हैंड का प्रेशर है वो भी आ गया है। तो जैसे ही ये पॉइंट ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करने लगता है मतलब ये अब सेम लेवल पे नहीं रहेगा, है ना। तो अब इसका लेवल चेंज होगा, तभी जो लिक्विड है वो यहाँ से फ्लो करेगा, तो जो 0.4 है वो ऊपर से नीचे आएगा। सब एग्री कर रहे हो ना इस ऑब्जर्वेशन से। यस yes, सर। sir. तो अगेन ये बात, ये जो ऑब्जर्वेशन है ये हम इससे इस कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि कोई भी लिक्विड में अगर सेम लेवल पे पॉइंट्स है तो वो सारे पॉइंट्स सेम प्रेशर पे होंगे। अगर वो सेम प्रेशर पे नहीं है तो वो सेम लेवल पे हो ही नहीं सकते। ठीक है, दोनों सर हो बातों से सकते हैं ना सेम लेवल पे सर अगर, अगर हाँ बोलो। सर सर अगर ग्रेविटी ना हो तो ग्रेविटी जीरो हो तो सकता है सेम सारे लेवल पे सेम। ग्रेविटी अगर ना हो तो, यस सर। ग्रेविटी अगर ना हो यार, ग्रेविटी अगर नहीं होगी तो वो तो गैस जैसा बिहेव करने लगेगा फिर, तो उसमें तो इस तरह की कोई बात ही नहीं करेंगे फिर अपन। तो प्रेशर भी नहीं लगेगा। वो तो फिर गैस हो गई ना। अगर आप ग्रेविटी की बात, आप ये कह रहे हो कि ग्रेविटी है ही नहीं, तो ग्रेविटी नहीं है तो फिर जिस मॉलिक्यूल को जहां जाना है वो तो वहां जाएगा ना। गैस में ऐसे ही तो होता है। गैस के यस सर। पार्टिकल्स इतने हल्के होते हाँ हैं कि उस सर। पर ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं होता, तो तभी तो गैस के मॉलिक्यूल कहीं भी अपने मनमर्जी से घूमते रहते हैं पूरे कंटेनर में। सर लेकिन अभी तो ये पानी है ना सर। हाँ तो ये पानी है, लेकिन तुम मॉलिक्यूलर लेवल पे आओ। पानी लिक्विड फॉर्म में इसलिए एग्जिस्ट कर पा रहा है क्योंकि मॉलिक्यूल्स पास पास रह पा रहे हैं। पास पास इसलिए रह पा रहे हैं क्योंकि वाटर का मॉलिक्यूल हैवी होता है तो उस पर ग्रेविटी एक्ट करती यस सर। है ना। अगर ग्रेविटी एक्ट नहीं करेगी तो ये सब फैल जाएगा, मतलब उड़ने लगेंगे। तुमने वो एस्ट्रोनॉट्स वाले वीडियोस वगैरह देखे हैं क्या यूट्यूब पे। यस सर देखें। उसमें देखोगे स्पेसशिप में तो उसमें आदमी भी तैरने लगता है गैस की तरह, है ना। तो यस सर। वही जब अपन स्पेस की बात कर रहे हैं तो वहां तो ग्रेविटी है ही नहीं, तो वहां तो हर चीज तैरेगी। बड़ी से बड़ी चीज तैरेगी, छोटी से छोटी चीज तैरेगी, है ना। नहीं सर ये बोल रहा था कि सर अगर हाँ हाँ, ग्रेविटी नहीं है तो हर लेवल पे सेम प्रेशर होगा ना।
अगर ग्रेविटी नहीं है तो फिर तो हर चीज यूनिफॉर्म हो जाती है। हाँ, फिर तो हर सारे पॉइंट्स एक जैसे हो गए। बिल्कुल सही बात है यस ना? सर। मतलब वो कुल मिला के वो गैस की तरह बिहेव करने लगेगा। तुम जैसे जैसे गैस को विजुलाइज करते हो ना, वैसे उसको विजुलाइज करो। सिंपल। यस हाँ सर। आयुष, तुम क्या कह रहे थे? तुम्हारा डाउट क्या था? कि सर अगर वैक्यूम है तो सेकंड पोजीशन टॉप को टच करेगा ना गैस फिल करने से। 1 मिनट रुको, मैं आता हूँ पॉइंट पे। अगर वैक्यूम है तो सेकंड पोजीशन टॉप को टच करेगा। ये तुम कौन सी किस पॉइंट की बात कर रहे हो? मतलब सेकंड पोजीशन टॉप को टच करेगा अगर यहाँ पर भी वैक्यूम है, तब की बात कर रहे हो क्या आयुष? बताओ। अच्छा, तुम कह रहे हो कि यहाँ पर अगर वैक्यूम है और यहाँ पर गैस है तो ये ये जो पॉइंट है, ये क्योंकि यहाँ पे ऊपर से प्रेशर ही नहीं लग रहा तो ये ऊपर टच कर जाना चाहिए। ये ऊपर टच इसलिए नहीं करेगा क्योंकि तुमने कल का लेक्चर अटेंड नहीं किया है ना? ये जो ये जो मर्क्यूरी है, इसका वेट लगता है ना, तो वो वेट इसको नीचे की तरफ, इस पे ग्रेविटी लगती है। ठीक है, तो ये बैरोमीटर में हमने कल डिस्कस किया था। सेम टाइप का प्रिंसिपल है यहाँ मैनोमीटर में, मतलब बस थोड़ा सा अपैरेटस चेंज हो जाता है, वर्किंग प्रिंसिपल दोनों का सेम। ठीक है, तो अब देखो मुद्दे की बात क्या है। मुद्दे की बात यह है कि हमको ये तो समझ में आ गया कि एक कंटेनर में अगर कोई लिक्विड भरा हुआ है तो सेम लेवल पे वो सेम प्रेशर एक्सपीरियंस करता है ना? इस बात को अब देखो हम यहाँ पे कैसे यूज करेंगे, कि जैसे मैं इस लेवल को कंसीडर करूं, है ना? तो ये पॉइंट, इसको अपन कोई नया थर्ड पॉइंट बोल देते हैं ना, ध्यान से सुनते जाना। तो हमको जैसे डिराइव करना है कि प्रेशर की इक्वेशन क्या बनेगी, तो हम ये बात कह सकते हैं अपने प्रीवियस डिस्कशन से कि प्रेशर एट फर्स्ट पॉइंट विल बी इक्वल टू प्रेशर एट थर्ड पॉइंट। इस बात से सब लोग एग्री करते हैं? यस सर। यस सर। ठीक है, अब फर्स्ट पॉइंट पे प्रेशर किसके कारण लग रहा है? आप नीचे लिखना, मैं इसको बगल में ही लिख रहा हूँ ना। आप इस P1 इज इक्वल टू P3 इस इक्वेशन के नीचे लिखना अगली लाइन में। तो प्रेशर फर्स्ट पॉइंट पे प्रेशर किसके कारण लग रहा है? गैस के कारण। सही है, ऊपर से। यस सर। थर्ड यस पॉइंट पे सर। प्रेशर किसके कारण लग रहा है? तो थर्ड पॉइंट पे यहाँ पे देखो एटमॉस्फेयर तो है नहीं। ये जो इतनी हाइट है मर्क्यूरी की, इस पॉइंट के ऊपर जो वर्टिकल हाइट है, इसके कारण इस पे नीचे फोर्स लगेगा, जिसके कारण ये पॉइंट प्रेशर एक्सपीरियंस करेगा। एग्रीड? यस सर। तो यस सर। ये जो हाइट होगी h, है ना, इस हाइट के कारण इस पे प्रेशर लगेगा P3 पे। तो P3 की वैल्यू कितनी होगी? रो जी एच। सही है? हाँ सर। तो बस ये देखो, ये आ गया अपना पी गैस इज इक्वल टू रो जी एच। तो ये थोड़ा थोड़ा उसी के जैसा हो गया। बैरोमीटर में भी ऐसे ही होता है। बैरोमीटर में अगर आप वैक्यूम बना दोगे, यहाँ पे बैरोमीटर का अपैरेटस याद करने की कोशिश करो। यहाँ पर वैक्यूम होता था और गैस की जगह वहां पर एटमॉस्फेयर होगा, है ना? ये वाला यस जो सर। सरफेस है ये एटमॉस्फेयर से एक्सपोज रहता है। तो वहीं पर अपन ये कह देते हैं कि पी ए टी एम इज इक्वल टू रो जी एच। यस सर। तो कंक्लूजन वही है कि अपैरेटस दोनों मतलब अपैरेटस बोल रहा हूँ, सॉरी, वर्किंग प्रिंसिपल दोनों के सेम है, बस अपैरेटस में थोड़ा सा चेंज आ जाता है ना? चेंज क्या आता है मैं वो एग्जैक्टली बता देता हूँ आपको। इसको अलग अलग अपैरेटस के तौर पे नहीं ध्यान रखना है। ये जैसे ये था बैरोमीटर जो मैंने कल भी बनाया था, आज अपन दोबारा बना रहे हैं। इसमें ऐसे यहाँ पे ये मर्क्यूरी भरा रहता है पूरे में, और यहाँ पर मर्क्यूरी भरा रहता है ना? तो और यहाँ पे रहती है वैक्यूम। ये अपन अच्छे वाले बैरोमीटर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर लगता है ना, वो एटमॉस्फेयर का प्रेशर ये मर्क्यूरी को उठा देता है। तो ये जो हाइट है, ये जो हाइट यहाँ नीचे तक है, अपन बोल देते हैं कि पी ए टी एम इज इक्वल टू रो जी एच। याद आ रहा है कल का? यस सर। तो सेम बात यहाँ पर है। अब सेम बात मैनोमीटर में है। बैरोमीटर में यहाँ पर एटमॉस्फेयर था जो इस लिक्विड को पुश कर रहा था, और इस लिक्विड के ऊपर कुछ नहीं था। यहाँ पर भी वैसे ही है। ये जो लिक्विड है इसके ऊपर, इसके एक एंड के ऊपर गैस अपन ने भर दी, या आप एटमॉस्फेयर को भर दो, मतलब एयर को भर दो, और यहाँ पर कुछ नहीं है। तो ये इतनी एच हाइट से राइज कर जाएगा मर्क्यूरी, तो पी गैस या पी ए टी एम विल बी इक्वल टू रो जी एच। ठीक है, तो मैनोमीटर के क्वेश्चंस कुछ अलग से नहीं बनते, वो इसी टाइप के होते हैं, एग्जैक्टली सेम, है ना? तो अब आप बस इसको ये इतना लिख लेना, है ना? एक ये डायग्राम बना लेना और एक ये डायग्राम बना लेना।
एंड में एक लाइन अपन लिख लेते हैं कि द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मैनोमीटर एंड बैरोमीटर आर सेम। द वर्किंग प्रिंसिपल of barometer and manometer is same, only the क्या चीज डिफरेंट होती है? apparatus is different, right? बस एक लाइन को लिख लो कंक्लूजन के लिए। ठीक है, समझ में आ गया? तो अब अगर क्वेश्चन में कभी मर्क्यूरी के हाइट में डिफरेंस की बात की जाए कि भाई मैनोमीटर में जो मर्क्यूरी की हाइट है उसमें 10 सेंटीमीटर का डिफरेंस आ रहा है, तो 10 सेंटीमीटर किस चीज की वैल्यू होगी? स्मॉल एच की वैल्यू होगी, राइट? है ना? ध्यान से सुनना लैंग्वेज, कई बार क्वेश्चन इस तरह से लैंग्वेज यूज करता है कि मैनोमीटर में जो दोनों आर्म्स हैं, है ना, ये एक आर्म हो गया, ये दूसरा आर्म हो गया, उसमें जो मर्क्यूरी फील्ड अप है उन दोनों की हाइट में 15 सेंटीमीटर का डिफरेंस है, तो इसकी हाइट माइनस इसकी हाइट, दोनों में 15 सेंटीमीटर, मतलब वो इस हाइट की बात करता है ना? तो Yes, अगर sir. आपको ये अपैरेटस याद रहेगा, ये डायग्राम याद रहेगा, तो ये लैंग्वेज में आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो अब अपन आते हैं अगले टॉपिक पे जो है चार्ल्स लॉ, है ना? सर ऐसे क्वेश्चन नहीं आते क्या मैनोमीटर से? नहीं मतलब सर हाँ, क्या कहते हैं सर, यहाँ पे जरूरी है क्या वैक्यूम, मतलब ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि सर दोनों जगह गैस भरी हो? आते हैं ना, तो वो जैसा बैरोमीटर में था वैसे ही तो है। अगर यहाँ पर गैस भर गई तो वो तो फॉल्टी मैनोमीटर हो जाएगा ना। सर वो डिस्कस नहीं करेंगे? नहीं, फॉल्टी मैनोमीटर के क्वेश्चन नहीं, मैनोमीटर के जनरली क्वेश्चन नहीं आएंगे। क्वेश्चन आएगा तो बैरोमीटर का ही आएगा आपको, है ना? गलती से अगर कभी मैनोमीटर का क्वेश्चन आता है तो बस इसी फॉर्म में होगा, फॉल्टी मैनोमीटर का क्वेश्चन नहीं आएगा, है ना? फॉल्टी मैनोमीटर एग्जिस्ट कर सकता है लेकिन उसका क्वेश्चन नहीं आएगा अपन को। ठीक है, तो अपन अगले टॉपिक पे आते हैं, चार्ल्स लॉ। चलो, अब ये थोड़े से सिंपल टॉपिक है ना, ये बैरोमीटर और मैनोमीटर थोड़ा से ज्यादा हैवी टॉपिक थे समझने वाले। इस चार्ल्स लॉ, है ना? सर लेकिन एक डाउट था। हाँ हाँ, पूछो ना। तो ये बैरोमीटर मतलब कैसे रियल में कैसे वर्क करता होगा? बैरोमीटर, ये तो मैनोमीटर पढ़ा है अपन ने, तुम कल वाले इक्विपमेंट का हाँ पूछ रही सर, हाँ सर। हो। रियल में कैसे वर्क करता होगा मतलब, देखो, ये मैंने कल बताया तो था यार, नहीं बताया था क्या? मतलब इसको यार बताया था देखो, सर। इसको आप एयर में रख दो, आपको ये बात तो पता है ना कि एटमॉस्फेयर का प्रेशर जो है वो चेंज होता रहता है विद हाइट, है ना? ये बचपन में पढ़ा होगा कि एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो ऊपर कम होता है, हाई ऑल्टीट्यूड्स पे कम होता है, और जैसे जैसे आप नीचे जाने लगते हो, जैसे समुद्र के अंदर अगर जाने लगोगे तो एटमॉस्फेयर आपको ज्यादा प्रेशर फील होने लगेगा। तो एटमॉस्फेयर का जो अच्छा। प्रेशर है वो हाइट के साथ वेरी करता है। ठीक है, वो तो अपन अपने कन्वीनियंस के लिए उसको 1 atm मान लेते हैं कि हम नॉर्मल ग्राउंड पे अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो वहां पे प्रेशर 1 atm है। तो अब अगर अपन आपको किसी पर्टिकुलर हाइट पे एटमॉस्फेयर का प्रेशर निकालना है, तो आप ये मर्क्यूरी का कॉलम ये अपैरेटस ले जाओ बैरोमीटर का, है ना? जैसे मान लो आपको पहाड़ पे प्रेशर निकालना है, किसी बहुत ऊंचे पहाड़ पे, मान लो माउंट एवरेस्ट पे आपको प्रेशर निकालना है ना? तो ये जैसे आपका माउंट एवरेस्ट है और यहाँ पे आपको प्रेशर निकालना है, तो मान लो कि यहाँ पे प्रेशर 2 atm है पहले से, है ना? यस सर। ठीक है, तो ये 2 atm वैल्यू आप चेक कैसे करोगे? तो आपको आप इस पे मार्किंग्स रहती है ना, ये 0 1 कल मैंने बताया था, इस पे ऐसी मार्किंग रहती है, वो आप कितना भी लंबा ले सकते हो, है ना? मान लो अपन ने 2000 mm इतना लंबा ले लिया, ठीक है? यस सर। तो जैसे ही आप यहाँ पर जाओगे तो अब यहाँ पे क्या एक मिनट, ये मैंने गलत बना दिया, 2 atm नहीं होगा यहाँ पे, हाइट पे तो प्रेशर कम होता है, तो इसको 0.5 atm मान लो आप। ठीक है, तो ये 0.5 की वैल्यू आपको कैसे दिखेगी? आप इस अपैरेटस को इतनी हाइट पे लेके जाना, तो यहाँ पर जो एयर है वो कम डेंस होगी, ठीक है? तो वो इसको जब एयर हिट करेगी, एयर के जो मॉलिक्यूल्स हिट करेंगे इस लेवल को, वो कम प्रेशर जनरेट करेंगे, है ना? तो जब ये यहाँ से एयर अच्छा, के मॉलिक्यूल्स हाँ। यहाँ से कम प्रेशर लगाएंगे तो ये लिक्विड जो है वो कम ऊपर जाएगा। तो जब आप मार्किंग देखोगे तो आपको ये लेवल दिखेगा 360 mm के
760/2 380 mm के करस्पॉन्डिंग 380 mm। तो आपको ये तो पता है कि भाई 760 mm अपन ने 1 ATM स्टैंडर्डाइज कर रखा है, तो 380 पे अपन बोल देंगे कि भाई आधा ATM प्रेशर ही है यहाँ, तो है ना। इस तरह से ये apparatus प्रेशर को कैलकुलेट करता है। चार्ल्स लॉ पे अब अपन आते हैं। तो चार्ल्स लॉ ये कहता है कि, इसको मैं सिंपल मैथमेटिकल फॉर्म में लिख देता हूँ, स्टेटमेंट पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, कि वॉल्यूम जो है किसी गैस की वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है अगर आपने अमाउंट ऑफ गैस और प्रेशर को कांस्टेंट रखा हो। तो जैसा बॉयल्स लॉ था वैसे ही चार्ल्स लॉ है, बस चार्ल्स लॉ सॉरी बॉयल्स लॉ जो है वो प्रेशर वॉल्यूम में रिलेशन था, चार्ल्स लॉ वॉल्यूम टेम्परेचर में रिलेशन है। ठीक है, तो यस सर। लॉजिकल सी बात है कि जब आप किसी भी गैस की, देखो मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ एक्सपेरिमेंटली, आपको अमाउंट और प्रेशर कांस्टेंट रखना है। ठीक है, तो ये देखो, ये मैंने एक इस तरह से एक सेटअप बनाया जिसमें ये तीनों बाउंड्री तो फिक्स है, लेकिन ये वाली जो बाउंड्री है ये मूवेबल है। ये एक पिस्टन है, पिस्टन समझते हो ना, जैसे इंजेक्शन होता है। यस सर। ठीक है, तो ये मूवेबल है, ये जो बाउंड्री ऊपर नीचे हो सकती है। तो जैसे मान लो यहाँ पर आपने कुछ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, मान लो आपने 5 मोल हाइड्रोजन इसमें भर दी, है ना, 5 मोल हाइड्रोजन आपने इसके अंदर भर दी। अब ये तो पूरा चारों तरफ से बंद है, तो हाइड्रोजन बाहर तो कहीं निकलेगी नहीं, तो अमाउंट गैस का कांस्टेंट है ना। प्रेशर आप कांस्टेंट रख रहे हो ना, प्रेशर कांस्टेंट रखने का मतलब क्या है कि अपन ऊपर से कोई प्रेशर नहीं लगा रहे। जैसे अब मैं ऊपर से उस पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं लग रहा रख रहा, तो ऊपर से बस इसका किसका प्रेशर लग रहा है कॉन्स्टेंटली, एटमॉस्फेयर का प्रेशर। एग्रीड सर वो तो पिस्टन पे लग रहा होगा ना? हाँ, पिस्टन पे लगेगा ऑफ कोर्स, तो पिस्टन पे लगेगा तो पिस्टन इस पे लगाएगा, मतलब तीनों लाइन से है ना। यस सर। भाई अपन तीनों अगर एक Yes, लाइन में sir. खड़े हैं, अगर मैं बीच में खड़ा हूं तो मुझे धक्का दोगे तो मेरा धक्का सामने वाले को भी तो लगेगा ना। यस सर। धक्का मुक्की समझते हो हाँ ना, सर। उसी तरह की बात है ना। तो एटमॉस्फेयर अगर इसको पुश करेगा तो ये फिर गैस को पुश करेगा। तो अब मेन पॉइंट ये है कि देखो, अपन जो एक्सपेरिमेंट क्या कर रहे हैं, अपन मान लो कि रूम टेम्परेचर पे एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मान लो 298 केल्विन पे रूम टेम्परेचर पे। तो रूम टेम्परेचर पे ये सिचुएशन है, अपना पिस्टन रुका हुआ है। ठीक है, फिर आपको मान लो कुछ खुराफात सूझी, आपने इसको गर्म करना चालू कर दिया, नीचे से हीट करना चालू कर दिया। हीट करोगे टेम्परेचर बढ़ेगा, मान लो 350 केल्विन आपने टेम्परेचर कर दिया। तो अब जैसे ये टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर तो कांस्टेंट है क्योंकि एटमॉस्फेयर का प्रेशर तो उतना ही रहता है, जो बाहर से लग रहा है वो तो चेंज होने वाला है नहीं 1 ATM, है ना। तो अब देखो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये तेज तेज मूव करने लगेंगे, क्योंकि गर्म हो जाएंगे तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो ये तेज तेज हिट करने यस लगेंगे, सर। तो गैस का अंदर का प्रेशर Yes, बढ़ेगा, sir. गैस का अंदर का प्रेशर बढ़ने लगेगा। और ये जो बाउंड्री है ये फिक्स तो है नहीं, तो ये बाउंड्री कब तक मूव करेगी, जब तक प्रेशर अंदर का और बाहर का बराबर नहीं हो जाता। तो अगर ये बाउंड्री, देखो अब मैं इसकी फाइनल सिचुएशन बताता हूँ। ये मान लो बाउंड्री ऐसे यहाँ तक आ गई मूव करके, आपका जो पिस्टन है उसकी फाइनल सिचुएशन ये है ना। तो अब जैसे ही आपने टेम्परेचर चेंज किया, मॉलिक्यूल्स तेज तेज मूव करने लगे, प्रेशर बढ़ गया, तो यहाँ से ज्यादा प्रेशर है या ऊपर से प्रेशर कम है, तो प्रेशर डिफरेंस के कारण ये पिस्टन ऊपर मूव किया, ये मूव करके यहाँ पे आ गया। अब वो जैसे ही यहाँ पे आया, तो अब अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर बराबर हो गया है। ये बात तो मानते हो ना, जब प्रेशर जैसे जैसे ये इसकी वॉल्यूम बढ़ती जाएगी प्रेशर कम होते जाएगा, हाँ यस सर. है ना। बॉयल्स लॉ में यस हमने सर। देखा था कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, 350 पे अगर आप लगातार हीट कर रहे हो, तो वॉल्यूम अगर बढ़ती जाएगी तो प्रेशर कम होते जाएगा, तो अंदर का प्रेशर कम होते जाएगा धीरे धीरे। और जैसे ही अंदर का प्रेशर 1 ATM हो गया, तो वो बाहर के प्रेशर के बराबर हो गया, बाहर और अंदर का प्रेशर बराबर है, तो पिस्टन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो ये हो गई आपकी फाइनल सिचुएशन, है ना। ये आपकी इनिशियल सिचुएशन हो गई जब आप 298 केल्विन पे एक्सपेरिमेंट को कर रहे थे, आपने गर्म करना चालू किया, तो 350 केल्विन पे ये हो गई आपकी पिस्टन की फाइनल सिचुएशन। तो अब आप देख सकते हो कि जो जो वॉल्यूम है, गैस की वॉल्यूम पहले इतनी थी, अब गैस की वॉल्यूम इतनी हो गई। एग्रीड। तो टेम्परेचर यस के सर। बढ़ाने से वॉल्यूम आपकी बढ़ चुकी है, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मोल्स और प्रेशर आपने कांस्टेंट रखे है ना। जितना प्रेशर पहले था, 1 ATM प्रेशर इस दौरान भी था, जब 298 केल्विन टेम्परेचर पे गैस थी तब भी उसका प्रेशर 1 ATM था।
अभी जब वो 350 पे पहुंच गई है तब भी उसका प्रेशर 180 है। एग्रीड? यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर मोल्स और प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो सर इसकी कोई डेफिनेशन? इसकी डेफिनेशन यार जैसे अपन ने बॉयल्स लॉ में स्टेटमेंट लिखा है ना वैसे ही आप इसके लिए लिख सकते हो कि फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द गैस। जैसा बॉयल्स लॉ में भी अगर आपको याद हो तो इसी टाइप का स्टेटमेंट लिखा था। यस सर। अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो, मतलब मेरे हिसाब से तो लिखने की जरूरत है नहीं क्योंकि अपन ने इसको मैथमेटिकली ही एक्सप्रेस कर लिया है। ठीक है, और अगर लिखना चाहो तो फिर लिख लेना, है ना, जैसे बॉयल्स लॉ से देख के इसका लिख लेना, ये तो आप खुद लिख सकते हो, है ना। तो मैंने बता दिया है, मेन अपन को ये ध्यान रखना है ना, चार्ल्स लॉ क्या डिफाइन करता है, वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिलेशन। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नो सर। नो सर। तो बस नो अब सर। अब इसमें वही जैसा अपन ने बॉयल्स लॉ में किया था वैसे ही अपन सेम टाइप की बातें यहाँ पे करेंगे कि वॉल्यूम अगर टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है तो वॉल्यूम को अपन एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट से रिप्लेस कर सकते हैं, v इज इक्वल टू के टी, है ना। तो जैसे अब आप इसका ग्राफ बनाओगे, ग्राफ बना के देख लो, जैसे यहाँ पर आपने वॉल्यूम लिया है और यहाँ पर आपने टेम्परेचर लिया है और वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू के टी, तो ये तो वही हो गया ना, y इज इक्वल टू एम एक्स स्ट्रेट लाइन, सही है। यस सर। तो y इज इक्वल टू एम एक्स स्ट्रेट लाइन जो कि ऐसे ओरिजिन से पास करेगी क्योंकि कोई इंटरसेप्ट तो है नहीं, प्लस सी, सी की वैल्यू तो जीरो है ना। तो इस टाइप का इसका ग्राफ आता है, और इस टाइप का ग्राफ तब आएगा जब आपका जो टेम्परेचर है वो किस में हो, केल्विन में हो, राइट। टेम्परेचर अगर आपका केल्विन में हो तो इस टाइप का ग्राफ आता है, अगर आपका टेम्परेचर सेल्सियस में हो तो सेल्सियस में ये ग्राफ थोड़ा सा पीछे शिफ्ट हो जाता है, मैं इसको बता देता हूँ क्यों। अगर आपने टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में लिया है तो ये वाला ग्राफ थोड़ा सा पीछे शिफ्ट हो जाएगा इस तरह से। एक मिनट यार, ये लाइन टेढ़ी हो गई। आपका ये वाला ग्राफ पीछे शिफ्ट हो जाएगा इस तरह से, है ना। इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ये क्यों हो रहा है। ये आपकी एक्स एक्सिस है, टेम्परेचर की एक्सिस है, और ये आपकी वॉल्यूम की एक्सिस है ना। एक्सिस तो दोनों में सेम है, बस यहाँ पर अपन जो टेम्परेचर है वो केल्विन में रख रहे थे तो यहाँ पे अपन सेल्सियस में रख रहे हैं। देखो सेल्सियस में रखने से ऐसा होता है, देखो एक्चुअल में ऐसे डिफाइन किया गया है कि 0 केल्विन पे किसी सब्सटेंस की वॉल्यूम 0 हो सकती है, मतलब होती है, ऐसा डिफाइन किया है। ऐसा असल में होता नहीं है ना, ऐसा एक्चुअल में रियलिटी में नहीं होता। बस उन्होंने ऐसा बोल दिया है कि आप ये मान लो, ऐसा एक रूल बना दिया गया है, तुम इसको रूल के फॉर्म में समझ लो कि अगर कोई सब्सटेंस 0 केल्विन पर है, 0 केल्विन पे, तो उसकी वॉल्यूम भी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो हाँ कन्वेंशन के लिए मान लो बिल्कुल। तो अगर वो 0 केल्विन पे है तो 0 केल्विन मतलब सेल्सियस में कितना हो जाएगा, -273, हाँ सर। है ना। तो -273 मतलब ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में जाएगा वैल्यू, -273 डिग्री सेल्सियस। तो -273 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम 0 है, तो इसलिए ये जो लाइन है, अगर ये आप वॉल्यूम टेम्परेचर, जहाँ पे अगर आप टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में ले रहे हो तो यही लाइन थोड़ा सा इस तरह से पीछे शिफ्ट हो जाएगी। एग्रीड? यस सर। ठीक है, फिर इसमें ये तो ग्राफ बहुत सिंपल सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें फिर वो प्रेशर कंपैरिजंस वाले ग्राफ आते हैं कि जैसे ये वॉल्यूम है और ये मान लो आपका टेम्परेचर है, केल्विन में ही मान लो आप तो अभी, है ना। तो सेम गैस, उसको अलग अलग प्रेशर पे अपन एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है। पहले जैसे मान लो आपने P1 प्रेशर पे एक्सपेरिमेंट किया, तो एक मिनट रुको, मैं लाइंस पहले ड्रॉ कर देता हूँ। ये और है ना, जैसे ये 3 लाइंस हैं, तो ये लाइन भी ओरिजिन पे जाके
मिलेगी, ये लाइन भी ओरिजिन पे जाके मिलेगी, ये लाइन भी ओरिजिन पे जाके मिलेगी, है ना। अब देखो अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सेम गैस को, सेम अमाउंट ऑफ गैस को, मतलब ये यही वाला सेटअप मान लो आप, यही वाला सेटअप सेम है। यहाँ पे अपन जो बाहर वाला प्रेशर है वो चेंज कर रहे हैं। एक बार आपने बाहर वाला प्रेशर 1 atm रखा, ठीक है, तो आपने एक ग्राफ बनाया, 1 मिनट में बता रहा हूँ, बाहर वाला प्रेशर आपने P1 रखा तो एक ग्राफ आया वॉल्यूम और टेम्परेचर का, है ना। फिर आपने बाहर वाला प्रेशर चेंज कर दिया तो फिर ये एक ग्राफ आया, फिर से आपने बाहर वाला प्रेशर चेंज कर दिया तो फिर एक और ये ग्राफ आया। अब आपको ये बताना है कि कौन सा रिलेशन सही है। देखो फिर मैं दो ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, एक तो P1 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P3, या फिर बी ऑप्शन है ये। तो अब बताओ ए और बी में से कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए लॉजिकली सोच के। आराम से सोच लो, प्रैक्टिकली फील करो, कुछ समझ में आ जाएगा। ए बी, और बाकी लोग भी बता दें। वैसे तो ए होना चाहिए। क्या? देखो अपन इसको डिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। देखो आपको कंपेयर करना है बेसिकली प्रेशर में, तो आप किसी एक चीज को कांस्टेंट मान लो, है ना। जैसे मान लो कि मैंने टेम्परेचर को कांस्टेंट मान लिया, है ना, मैं इस एक ही टेम्परेचर पे एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो मैंने टेम्परेचर सेम रखा है, तो सेम टेम्परेचर पे मेरा यहाँ पे जो वॉल्यूम है V3, फिर जो मेरा वॉल्यूम यहाँ पर है V2, और जो मेरा वॉल्यूम यहाँ पर है V1, तो भाई V1 की वैल्यू ज्यादा है ना। V1 ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन V3। हाँ वैष्णवी, 1 मिनट में देखता हूँ उसको। V1 ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन V3, तो भाई सेम टेम्परेचर पे जिसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, है ना, इसका मतलब उसका प्रेशर क्या होगा, ज्यादा। उसका प्रेशर कम होगा, उसका प्रेशर कम कम होगा ना। होगा। हाँ मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम अगर ज्यादा है, अगर ये गैस ज्यादा वॉल्यूम में फैल रही है तो ऊपर से मतलब इसको कम दबा रहा होगा ना, तभी तो ये अच्छा ज्यादा में हाँ। फैल पा रही है। ठीक है, तो सबको समझ में आ गया ना, प्रैक्टिकल बात है। अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो मतलब प्रेशर कम होगा सेम टेम्परेचर पे, बॉयल्स लॉ, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, बॉयल्स लॉ, है ना। तो बॉयल्स लॉ से अपन ये तो कह सकते हैं ना कि अगर V1 V2 V3 का ये ऑर्डर आ रहा है, तो फ्रॉम बॉयल्स लॉ, है ना, यहाँ पे आप लिख लेना चाहो तो फ्रॉम बॉयल्स लॉ वी कैन से दैट P1 विल बी लेस देन P2 विल बी लेस देन P3, तो बी ऑप्शन सही है। इसको आप बॉयल्स लॉ से फील भी कर सकते हो, है ना, और फिर आप इसको स्लोप के टर्म्स में भी बता सकते हो, दूसरा तरीका, है ना। ये तो मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि ये अपन फील कर सकते हैं, ठीक है। अब अपन थोड़ा मैथमेटिकल एंगल से देख लेते हैं। तो मैथमेटिकली आपको ये बात पता है कि भाई जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम इज इक्वल टू के टी, राइट, वाई इज इक्वल टू एम एक्स, तो स्लोप जितना ज्यादा होगा के की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। अब इसके लिए एक्चुअली आपको स्लोप पता होना चाहिए कि होता क्या है। तो इसको फिर अपन ऐसे करेंगे कि वॉल्यूम को अपन लिखेंगे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, है ना। तो एक्चुअल में ये जो स्लोप होता है, मतलब ये जो के की वैल्यू होती है वो ये वैल्यू होती है, ये अपन को आगे चल के पता चलेगा, जिसको अपन अभी यूज कर ले रहे हैं, है ना। तो यस। पीवी, तो ये हो गया अपना स्लोप। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो स्लोप है वो प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, राइट। तो हम कह सकते हैं कि जो स्लोप होगा वो प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, है ना। तो बस अब देख लो भैया, स्लोप मतलब ढलान तो आपको देखना आता है, ये ज्यादा स्लोपी सरफेस है,
ये कम स्लोप ही है, ये तो फिजिक्स में पढ़ाया होगा कि स्लोप किसका ज्यादा कम होता है। तो अगर इसका स्लोप ज्यादा है तो इसके प्रेशर की वैल्यू कम होगी, तो P1 सबसे कम होगा। सही है, दोनों तरीके समझ में आ गया, प्रैक्टिकली और मैथमेटिकली। यस सर। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन अगर आए प्रेशर में रिलेट करने वाले तो उसको कर देना। सर वो दो। सर क्लास कब तक चलेगी, कि ये मेरा नेटवर्क अनस्टेबल बता रहा है। क्लास बस इसके एक दो क्वेश्चन करके फिर डिस्कशन करके हम खत्म करने वाले थे, मतलब करीबन 15-20 मिनट, आधे घंटे मान लो मैक्स। ठीक है, अच्छा। तो अब अपन इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, है ना। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, चार्ल्स लॉ सिंपल ही है। तो इसमें ये वाला क्वेश्चन करो आप लोग। लो भाई, सब लोग इसको ट्राई करें। ये क्वेश्चन है शीट का, पेज नंबर 5 में लिख देता हूँ यहाँ पे। सर इसमें कंटेनर पूछा है और कोई शेप स्पेसिफाई नहीं किया है, तो हम टेस्ट ट्यूब का शेप मानेंगे। मतलब आप नॉर्मल कुछ भी मान लो, ये मान लो नॉर्मल ओपन कंटेनर, है ना। शेप पे एक्चुअली डिपेंड नहीं करेगा, ये आप लोग ट्राई करो फिर मैं समझा दूंगा थोड़ी देर में, है ना। इसमें यार एक थोड़ा सा गलती है क्वेश्चन में, ये एयर नहीं है, ये गैस है ना। एक सेकेंड, चंद्रभान का कॉल आ रहा है, मैं सुनता हूँ क्या कह रहे हो। हाँ बोलो। क्या भेज रहे हो? हेलो हेलो। हाँ हाँ चंद्रभान बोलो। हम्म। हाँ हाँ, भेज भेज देना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अभी तुम भेज देना, जितना ये लोग पूछेंगे उतना तो बता ही दूंगा, फिर जो तुम्हारा बचेगा वो मैं बता दूंगा अलग से, है ना। चलो। हाँ भाई, हुआ किसी का? देखो, मैं क्वेश्चन अब समझा देता हूँ, है ना। तो ऐसा है
एक ओपन कंटेनर ऑफ वॉल्यूम 3 लीटर है ना, इसको बना लेते हैं अपन। देखो एक ओपन कंटेनर है जिसका वॉल्यूम 3 लीटर है ना। तो वॉल्यूम 3 लीटर का मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर आप इसमें पानी भर दोगे पूरे में तो 3 लीटर पानी इसमें भर जाएगा, है ना। क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा अपन को समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, है ना, लैंग्वेज उतनी क्लियर नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो वॉल्यूम 3 लीटर इसका इस सेंस में है, और इसमें गैस भरी हुई है पहले 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, है ना। तो इसमें कुछ गैस भरी हुई होगी ओपन कंटेनर में, और कितने प्रेशर पे भरी हुई है वो 1 atm प्रेशर पे। तो गैस का प्रेशर भी कितना होगा 1 atm, एग्रीड, ठीक है, क्योंकि यस बाहर सर। बाहर से भी प्रेशर उतना ही लग रहा है एटमॉस्फेयर का, तो गैस का भी प्रेशर उतना ही होगा। अब ये कह रहा है कि द कंटेनर इज हीटेड फ्रॉम इनिशियल टेम्परेचर। तो ये इनिशियल टेम्परेचर था, मान लो कि आपका इस कंडीशन में 27 डिग्री सेल्सियस या फिर 300 केल्विन, है ना। अब अपन ने इसको ये इनिशियल सिचुएशन है, ठीक है। अब आपने इसको हीट करना चालू किया, तो देखो ये जो वॉल्यूम है 3 लीटर, ये एक्चुअली गैस का भी वॉल्यूम है पहली कंडीशन में, वॉल्यूम ऑफ गैस इन फर्स्ट सिचुएशन, क्योंकि गैस जो है वो इसी कंटेनर में भरी हुई है, ठीक है। तो इसलिए अपन ने इसको ऐसे लिखा है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज 3 लीटर, दैट इज ऑल्सो वॉल्यूम ऑफ गैस। अब जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, इसको आपने हीट किया है फ्रॉम 27 डिग्री टू, ये कितना है टी डिग्री सेल्सियस या फिर T+273 केल्विन। तो आपने इसको हीट किया है, तो आपका जो फाइनल टेम्परेचर है T2 वो कितना है T+273 केल्विन, है ना। इतने पे अपन ने इसको हीट कर दिया, तो द अमाउंट ऑफ द गैस एक्सपेल्ड फ्रॉम द कंटेनर। तो देखो होता क्या है कि जब भी अपन किसी गैस को एक्सपैंड करते हैं, सॉरी, जब भी अपन किसी गैस को हीट करते हैं, उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो गैस की वॉल्यूम बढ़ती है, चार्ल्स लॉ, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो तो जो गैस की वॉल्यूम है, जो पहली कंडीशन में 3 लीटर थी, वो अब 3 लीटर नहीं रहेगी, गैस की वॉल्यूम बढ़ जाएगी, है ना। तो अब क्योंकि गैस जो है वो, क्योंकि कंटेनर ओपन है, तो गैस बाहर निकलना चालू होगी और वो अपनी वॉल्यूम को बढ़ाएगी, क्योंकि वो चार्ल्स लॉ को फॉलो करेगी। तो ये जैसे मान लो ये गैस की वॉल्यूम थी पहली कंडीशन में, है ना। अब देखो गैस की वॉल्यूम जो सेकंड कंडीशन में है वो कुछ इस तरह से हो जाएगी। ये मैं एक इमेजिनरी बाउंड्री बना रहा हूँ, है ना। गैस जो है वो इतनी बाउंड्री में इस तरह से पूरे में फैल जाएगी, ठीक है। तो दिस इज वॉल्यूम ऑफ गैस इन सेकेंड सिचुएशन Vg2, है ना। ध्यान देना कंटेनर का वॉल्यूम तो इतना ही है, टेम्परेचर बढ़ाने से कंटेनर बड़ा छोटा नहीं होता, है ना। वॉल्यूम किसकी चेंज होती है, गैस की, राइट। इस बात से सब लोग एग्री करते हैं। यस। तो अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है आगे, द अमाउंट ऑफ द गैस एक्सपेल्ड, एक्सपेल मतलब होता है बाहर निकलना, तो गैस से कितना अमाउंट बाहर निकला फ्रॉम द कंटेनर, मेजर्ड मेजर्ड 1.45 लीटर एट 17 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm। तो ये जो अमाउंट गैस का बाहर निकला, है ना, गैस का कितना अमाउंट बाहर निकला, देखो गैस का इतना अमाउंट बाहर निकल गया, ये वाला जो मैं ऑरेंज से शेड कर रहा हूँ, ये अमाउंट बाहर निकल गया है गैस का, राइट। यस सर। तो इसको अपन लिख देते हैं यहाँ पे, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ गैस आउट, इतनी वॉल्यूम इसकी गैस की बाहर निकली है। तो द अमाउंट ऑफ गैस एक्सपेल्ड फ्रॉम द कंटेनर इज इतना, ये वॉल्यूम आपको दी हुई है जो गैस की बाहर निकली है वो कितनी है 1.45 लीटर्स, ठीक है। ये वॉल्यूम कब है, एट 17 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm प्रेशर, है ना। ध्यान देना ये जो Vg आउट की वैल्यू है, ये ये 1.45 लीटर है, इसको मैं यहाँ पे अलग से स्पेसिफाई कर देता हूँ। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जो Vg आउट की वैल्यू आई है 1.45 लीटर, वो क्वेश्चन ने मेंशन किया है कि ये वैल्यू इस टेम्परेचर और इस प्रेशर पे है, मतलब 17 डिग्री सेल्सियस और 1 atm प्रेशर। तो इसको यहाँ पे लिख लो, दिस वैल्यू हैज बीन मेजर्ड एट टेम्परेचर 17 डिग्री सेल्सियस, मतलब 290 केल्विन एंड 1 atm प्रेशर। एग्री करते हो इस बात से?
यस सर। अब देखो आपको निकालना क्या है, आपको ये टी टेम्परेचर निकालना है ना। तो आपको ये टी टेम्परेचर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब देखो अपन को क्या इसमें करना पड़ेगा, हम सीधी सी बात है, टेम्परेचर आपको फाइंड आउट करना है, चार्ल्स लॉ तो लगाना पड़ेगा। तो पहले हम चार्ल्स लॉ पे दिमाग लगाते हैं अपना। तो चार्ल्स लॉ क्या कहता है कि वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि V1 बाय T1 इज इक्वल टू V2 बाय T2। वॉल्यूम और टेम्परेचर का रेशियो सेम रहेगा क्योंकि वॉल्यूम टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है। एग्रीड। यस सर। तो ये तो हम चार्ल्स लॉ से कह सकते हैं। अब देखो, तो चार्ल्स लॉ में यहाँ पर देखो प्रेशर अपन ने सेम रखा है ना। चार्ल्स लॉ हम क्यों लगा पा रहे हैं, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट भी 1 atm प्रेशर पे हो रहा था, ये वाला, और ये वाला भी इसमें लिखा है कंटेनर इज बीइंग हीटेड एट 1 atm, है ना। तो इस कंडीशन में भी प्रेशर उतना ही है 1 atm। ये बात अपन को लॉजिकली क्लिक करना चाहिए कि भाई चार्ल्स लॉ हम क्यों अप्लाई कर पा रहे हैं। चार्ल्स लॉ की कंडीशन क्या है सेम कि प्रेशर। हाँ, अमाउंट और प्रेशर जो है वो सेम रहता है। तो देखो अमाउंट अपन ने गैस का, ये जितनी गैस यहाँ पे थी उतनी ही गैस अपन ने यहाँ पे मानी है, बस ये है कि गैस की वॉल्यूम बढ़ गई, अमाउंट तो उतना ही है, ठीक है। तो इसलिए अपन चार्ल्स लॉ लगा सकते हैं। अब देखो चार्ल्स लॉ में अपन कैसे अपनी चीज जो अपन को चाहिए उसको, उस पर अपन कैसे फोकस करेंगे। अपन को टेम्परेचर निकालना है, तो पहले तो आप इसको हाईलाइट कर लो, है ना। अब अपन ये वैल्यूज डालना चालू करते हैं। तो देखो ध्यान से देखना, V1 है ना, V1 मतलब वॉल्यूम पहले कितनी थी गैस की, 3 लीटर, Vg1 3 लीटर, और टेम्परेचर था केल्विन में, केल्विन में हम डाल देते हैं 300 केल्विन, है ना। वैल्यूज जो है वो हम SI यूनिट्स में ही यूज किया करेंगे, ठीक है। तो टेम्परेचर की SI यूनिट केल्विन होती है, तो आप केल्विन में ही हमेशा वैल्यू डालना। V2 वॉल्यूम, V2 कितनी है, तो V2 है 3 लीटर, इतनी वॉल्यूम तो 3 लीटर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को, नो सर। है ना। तो ये वॉल्यूम 3 लीटर है, और ये वॉल्यूम कितनी है, तो 1.45। ये 17 डिग्री पे। यहाँ पर एक्चुअली अब प्रॉब्लम ये है, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा टफ क्यों हो गया, कि ये जो वॉल्यूम है 1.45 लीटर, ये 17 डिग्री सेल्सियस पे है। तो अगर 17 डिग्री सेल्सियस पे इतनी वॉल्यूम है, तो इतने टेम्परेचर पे कितनी वॉल्यूम होगी, वॉल्यूम चेंज हो जाएगी ना, यस सर। है ना। बहुत ध्यान से सुनना, ये पॉइंट थोड़ा सा टफ है, मैं इसको दोबारा रिपीट करता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि क्वेश्चन ने थोड़ा सा टफ करने के लिए ये बोला है कि जो गैस की वॉल्यूम बाहर निकली है, क्वेश्चन सिंपल होता अगर वो ये बोल देता कि इन्हीं कंडीशन पे सेकेंड टेम्परेचर जो है उसी कंडीशन पे ये गैस की वॉल्यूम, तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। क्वेश्चन ने टफ करने के लिए ये कह दिया कि 1.45 लीटर वॉल्यूम है 17 डिग्री सेल्सियस पे, तो आपके टेम्परेचर पे कितनी वॉल्यूम है वो आप निकाल लो, वो हमें नहीं पता, ठीक है। तो अब अपन को क्या करना पड़ेगा, देखो अपन लगा रहे हैं T2 टेम्परेचर, तो T2 टेम्परेचर कितना है उसको लिख देते हैं अपन, T + 273, राइट। अब इस T2 टेम्परेचर पे V2 कितना है, तो V2 है, ध्यान से देखना, 3 लीटर प्लस Vg आउट, है ना। तो V2 कितना है, 3 लीटर प्लस Vg आउट, किस टेम्परेचर पे, ये Vg आउट की वैल्यू अपन किस टेम्परेचर पे रखेंगे, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग ध्यान दें। हाँ Vg आउट की सर। वैल्यू हम रखेंगे एट टेम्परेचर इज इक्वल टू अपना टेम्परेचर T + 273। क्या सभी लोग इस बात से एग्री करते हैं कि इस बात पे हमें ध्यान देना चाहिए, है ना। अब देखो प्रॉब्लम ये है कि आपको Vg आउट की वैल्यू दी हुई है इस टेम्परेचर पे, और हमको रखना है Vg आउट की वैल्यू इस टेम्परेचर पे, है ना। तो अब अपन फिर से लगाएंगे चार्ल्स लॉ, है ना। दोबारा अपन चार्ल्स लॉ लगाएंगे इसमें, मतलब ये इस टेम्परेचर पे ये वॉल्यूम, इस टेम्परेचर पे कितनी वॉल्यूम, राइट। तो अब अगेन अपन को चार्ल्स लॉ इस क्वेश्चन में 2 बार लगाना पड़ रहा है। देखो अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ हम लगा रहे हैं किस पे, एक्सपेल्ड एयर पे, सॉरी एक्सपेल्ड गैस,
क्योंकि गैस की अपन बात कर रहे हैं तो एक्सपेल्ड गैस पे अपन चार्ल्स लॉ लगा रहे हैं कि Vg आउट एट 70 डिग्री सेल्सियस, है ना, ध्यान से देखना, किसी को डाउट हो तो पूछना। Vg आउट एट 17 डिग्री सेल्सियस V1 डिवाइडेड बाय T1, 17 डिग्री सेल्सियस मतलब 290 केल्विन, इज इक्वल टू Vg आउट एट T plus 273 केल्विन डिवाइडेड बाय T plus 273 इन ये वैल्यू इन केल्विन। एग्रीड? इसमें यस कोई सर। डाउट नहीं किसी को? अब देखो, अब बस क्वेश्चन खत्म होने वाला है। ये वाली वैल्यू आपको पता है, क्वेश्चन में दी हुई है 1.45 लीटर, ये पता है ना? तो आप ये निकाल लोगे, ये वाला टर्म आपका आ जाएगा Vg आउट, किसके टर्म्स में आ जाएगा? एज अ फंक्शन ऑफ टी आ जाएगा ना? इस हाँ सर। इक्वेशन से आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा Vg आउट आपको मिलेगा, देखो मैं पूरा कैलकुलेशन अब नहीं बता रहा सॉल्व करके, वो आप लोग कर लेना, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ। आपको Vg आउट मिलेगा एज अ फंक्शन ऑफ स्मॉल टी, क्योंकि स्मॉल टी आपका वेरिएबल है, ये वैल्यू अपन को भी पता नहीं है, यही अपन को निकालना है। तो ये वैल्यू आपकी आ गई एज अ फंक्शन ऑफ टी। अब इसको आप कहाँ पे डालोगे? इस इक्वेशन में। तो देखो, हाँ सर। ये है इक्वेशन 1, है ना? आपको ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है, ये आपको नहीं पता, ये अननोन है। तो ये जो एक अननोन था, इसको अपन ने क्या किया? इसको अपन ने स्मॉल टी के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया। तो जब आप इस वैल्यू को उठा के इस इक्वेशन में डालोगे तो ये भी एज अ फंक्शन ऑफ टी है, ये भी ये भी टी है, तो पूरी इक्वेशन जो है वो एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगी, स्मॉल टी। स्मॉल टी कैलकुलेट कर लेना, है ना? समझ में आया सबको? पुट दिस इन इक्वेशन 1, ठीक है? और फिर आप इस इक्वेशन 1 में जब डालोगे फिर आप इसमें से टी कैलकुलेट कर लो। बात समझ में आ गई क्या सबको? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसमें किसी को कोई भी यस डाउट हो तो पूछ लो, है ना? और कोई डाउट अगर नहीं है तो फिर अपन अब आते हैं डिस्कशन पे, ठीक है? चार्ल्स लॉ यहाँ पे खत्म हुआ। पिछली स्लाइड, एक मिनट रुको मैं बताता हूँ। पिछली मतलब ये, चलो ठीक है। तो अब हम डिस्कशन पे आते हैं, है ना? तो पहले शीट से ही स्टार्ट कर लेते हैं। पीओसी की शीट, हाँ भाई बताओ यार इसमें। सर फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ किसका था? एक्सरसाइज 2 पार्ट 3, राइट? यस फोर्थ फोर्थ क्वेश्चन है, एक मिनट रुको मैं इसको मोबाइल में ओपन कर लेता हूँ। जब तक बाकी लोग भी फोर्थ क्वेश्चन देख लें, ये है पेज नंबर 23। हाँ भाई चंद्रभान, इसमें डाउट क्या है बताओ? सर, इसमें जो बी ऑप्शन है, तो हाँ, सर इसको फेलिंग सोल्यूशन से भी तो कर सकते हैं सर, वो डिस्टिंग्विश। इसको बी ऑप्शन को फेलिंग सोल्यूशन से करोगे। कंपाउंड एक्स और वाई, कंपाउंड एक्स और वाई बनेगा क्या? टॉलरेंस सर एक एल्डिहाइड बन रहा है और एक कीटोन बनेगा और एक एल्डिहाइड बनेगा, राइट? तो आप फेलिंग सॉल्यूशन से कैसे करोगे यार? फेलिंग सॉल्यूशन से कैसे करोगे? सर एल्डिहाइड कर लेता है ना डिटेक्ट फेलिंग सोल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन को एल्डिहाइड तो करता है,
और कीटोन नहीं करता है ना? यस सर। एक मिनट रुको यार, एल्डिहाइड करता है पक्का, याद है अच्छे से? चेक कर लेता हूँ एक बार। हाँ ये देख लो, चेक कर ही लेते हैं ना। फेलिंग सोल्यूशन कहाँ पर है? लिंक, तो ये रहा फेलिंग सोल्यूशन है ना। तो अल्फा हाइड्रोक्सी, ये टेस्ट फॉर एल्डिहाइड है, इट इज एन अल्कोहल विद सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। ये कीटोन लेकिन ये नहीं करता होगा। बात तो खैर सही है यार तुम्हारी, ये आंसर में नहीं दिया है ना? यस सर, एक ए मिनट और यार, सी दिया है शायद। आंसर में क्यों नहीं दिया यार? बात लॉजिकल है, सच कोई एक्सेप्शन भी नहीं है इसमें तो। नहीं लेकिन यार एरोमेटिक एल्डिहाइड्स को नहीं करता ना फेलिंग सोल्यूशन। सर एरोमेटिक थोड़ी ना बनेगा वो। सर आप करके देख लीजिए, मेरे हिसाब से एरोमेटिक नहीं बनेगा वो। ये वाला एल्डिहाइड यहाँ से एरोमेटिक बनेगा ना, जो राइट साइड से जब ब्रेक होगा ना, तो बेंजीन के बगल में लगा हुआ है ना, बेंजिल्डिहाइड बनेगा एक। सर लेकिन जो एल्डिहाइड होगा सर वो तो अलग उससे चिपका है ना सर, बस एल्डिहाइड उससे चिपका है। एल्डिहाइड मतलब सर ऑक्सीजन थोड़ी ना फिनॉल से चिपका हुआ है, मतलब एल्डिहाइड अलग ही है। एल्डिहाइड उससे मतलब चिपका हुआ है सर। मेरे को पहले ये बात बताओ कि अपन ने फेलिंग सोल्यूशन में ये लिखा है कि एरोमेटिक एल्डिहाइड ये टेस्ट पॉजिटिव नहीं देंगे, ये तो लिखा होगा ना? सर शायद नहीं लिखा, मैं देख लेता हूँ। एक बार चेक करो, क्योंकि वही एक पोटेंशियल पॉइंट है जिससे ये क्रैक हो सकता है। कि नॉर्मल एल्डिहाइड्स तो टेस्ट पॉजिटिव देते हैं। सर ऐसा कुछ तो नहीं लिखा, लिखा है सर, लिखा है। लिखा है ना? हाँ तो ये कि ये जो एल्डिहाइड है यहाँ से एरोमेटिक एल्डिहाइड जनरेट होगा जब तुम ब्रेक करोगे तो। समझ में आ रहा है? बताओ चंद्रभान, समझ Yes. में आ गया? चलो ठीक है, और बताओ 4 के बाद Fifth question. पांचवा। पांचवा कह रहे हो ना ये? ये तो fifth है। यार तुम्हारी आवाज बहुत कम आ रही है, तुम वो लिख दो या तो उसमें मैसेज में। हाँ बताओ चंद्रभान, जल्दी जल्दी थोड़ा। तुम्हारी आवाज कम आ रही है। और मैंने भेज दिया शायद fifth। फिफ्थ, अच्छा है फिफ्थ, यही वाला ना जो सामने है? हाँ ठीक है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि कंपाउंड गिव्स फ्रूटी स्मेल हाइड्रोलिसिस। हाँ भाई बताओ इसमें डाउट क्या है? सर नहीं बना। अ कंपाउंड एक्स गिव्स फ्रूटी स्मेल, तो ये तो ईस्टर हो गया है ना, फ्रूटी स्मेल मतलब ईस्टर। एक्स ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स एन एसिड एंड अल्कोहल। फिर ये देखो इसमें हिंट भी दिया है, तो हिंट इसलिए दिया है क्योंकि ये ईस्टर का जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो उससे एसिड और अल्कोहल बनता है ना? तो रिएक्शन तो अपन को क्लियर हो गई। एसिड गिव्स वॉयलेट कलर विथ न्यूट्रल FeCl3, ठीक है। वाइल, तो एसिड जो है वो वॉयलेट कलर दे रहा है FeCl3 के साथ, मतलब एसिड जो है वो FeCl3 टेस्ट को पॉजिटिव दे रहा है, राइट? तो इसका मतलब इसमें फिनॉल होगा, Yes. एसिड में एक फिनोलिक पोर्शन होगा, है ना? तो जैसे आप इसका जो ऑप्शन है, जैसे मान लो बी ऑप्शन सही है, तो आप बी ऑप्शन देखोगे तो इस ईस्टर को जब हाइड्रोलिसिस कराओगे तो ये RCOOR डैश, तो जब हाइड्रोलिसिस कराओगे तो ये देखो ये एसिड बन गया और यहाँ से ये बन गया अल्कोहल। सही है? हाइड्रोलिसिस इसने बता दिया कि आपको कराना कैसे है, तो सर बस आप मुझे अभी वो स्क्रीन दिख रही है सर। एक सर मिनट। वो वाली हाँ शीट हाँ हाँ, वाली। मैं समझ गया, वो तो मैंने गलत प्रोजेक्ट किया हुआ है। हाँ चंद्रभान, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये आप ये देखो, ये ईस्टर को जब आप हाइड्रोलिसिस कराओगे तो एसिड और अल्कोहल बनता है, ये तो क्वेश्चन ने बोल दिया है ना? तो यस सर।
अब जो एसिड जनरेट हो रहा है वो न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट पॉजिटिव दे रहा है, मतलब फी मतलब फिनॉल, तो एसिड में एक फिनोलिक पोर्शन होगा, है ना। तो अगर जैसे बी सही ऑप्शन है तो अपन बी पे ही फोकस करें, तो बी में फिनोलिक पोर्शन दिख रहा है, तो ये सर मैं FeC डाउट बोलूं अपना? बोलो 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 बोलो। सर जो सोल्यूशन दिया है सर बी ऑप्शन, तो हम्म सर उसमें सर देखो सर जो OH है मतलब जो अल्कोहल है सर वो उस हम्म, पे लगा है 2 कार्बन के साथ मतलब इथाइल ग्रुप के साथ। हाँ तो हाँ, सर दो वो दो कैसे पे। दे रहा है, क्या कहते हैं ये आयोडोफॉर्म टेस्ट? वो आयोडोफॉर्म टेस्ट क्यों दे रहा है वो, एक मिनट रुको, आयोडोफॉर्म टेस्ट ये दे रहा है, मिथाइल अल्कोहल है ना ये मिथाइल अल्कोहल हो गया ना, मिथाइल अल्कोहल, मतलब जैसे जैसे सर वो एसिड, इथाइल अल्कोहल होगा ना सर, 2 कार्बन है। मतलब इसको ऐसे समझ लो, देखो ये जो है ना CH3CH2OH, तुम इसके स्ट्रक्चर पे आओ, स्ट्रक्चर से तुम्हें समझ आ जाएगा। ये जो है CH3CH2OH जो क्वेश्चन ने इस फॉर्म में दिया है, आप उसको इस तरह से विजुअलाइज करो, CH3CH2OH। तो किसी भी कंपाउंड में अगर ये वाला ग्रुप प्रेजेंट हो, है ना, या फिर ये वाला ग्रुप प्रेजेंट हो, CH3C डबल बॉन्ड O, आगे भले ही कुछ भी हो इसमें भी, एक्सक्यूज मी, आगे भले ही कुछ भी हो, इस तरह का जो पोर्शन है वो क्या देता है, आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देता है ये। सर लेकिन आपने तो मिथाइल के लिए लिखवाया था ना सर। सर इसको जब अपन सीधी चेन मानेंगे तो सर हाँ, तब तो ये वही होगा ना सर, दो मतलब 2 कार्बन लेफ्ट साइड आ जाएंगे और OH ग्रुप अलग साइड अच्छा, आएगा, तो इसको सर ऐसे इसमें ऐसे मिथाइल। करो, तुमको और अगर क्लियरली लिखना है ना तो तुम इसको मिथाइल अल्कोहल रहने दो, है ना, उसको मिथाइल अल्कोहल ही रहने दो। तुम यहाँ पे उसको साथ में, जैसे अपन ने एसिटाल्डिहाइड लिखा था ना कल, तुमको याद है मैंने दिखाया था एक क्वेश्चन में, यस सर। तो एसिटाल्डिहाइड में क्या था, यहाँ पर ये था, H था यहाँ पे, तो सेम टाइप की बात यहाँ यस पर है सर। कि यहाँ पर हाइड्रोजन हो सकता है अगर ये वाला ग्रुप किसी में भी हो, ये वाला पोर्शन, है ना, मतलब आप नाम वाम छोड़ो, आप तो ग्रुप पे फोकस करो, ग्रुप के स्ट्रक्चर पे फोकस करो। अगर किसी भी कंपाउंड में ये स्ट्रक्चर है, ये या फिर ये, तो यहाँ पर कुछ भी हो, एनीथिंग, है ना, यहाँ पर कुछ भी हो, वो वाला कंपाउंड उस टेस्ट को पॉजिटिव देगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट को, राइट। ऐसे आप इसको मतलब कंक्लूसिवली ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। अब यस जनरली सर। वो क्या है कि जो मिथाइल, इसको एक्चुअली याद ऐसे ही रखा जाता है, मिथाइल कीटोन, है ना, क्योंकि ज्यादा अपन देखते जनरली कंपाउंड में ऐसे ही है ना, कि जैसे कोई ये कंपाउंड है, तो अब आप इस ग्रुप को बोलोगे कैसे, तो अपन इसको ऐसे बोल देते हैं कि भाई मिथाइल कीटोन। तो जहां पर भी आपको मिथाइल कीटोनिक ग्रुप दिखेगा तो वो आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देगा। अब ऐसे अगर तुम IUPAC नेम पकड़ के चलोगे तो इस कंपाउंड का नाम मिथाइल कीटोन थोड़ी ना है, इसका नाम तो पेंटेन 2 पे 1 होगा, बात समझ रहे हो। यस सर। तो इसमें अपन को IUPAC नेम नहीं पकड़ के चलना है, यस इसको फील करने की कोशिश करना है, मतलब मिथाइल कीटोन क्या क्या फीलिंग अपन को दे रहा है, और मिथाइल अल्कोहल अपन को क्या फीलिंग दे रहा है ना। और बताओ। सर 6 क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन है ना, एक मिनट रुको, हो गया सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। फॉर्मिक एसिड मतलब HCOOH एंड एसिटल्डिहाइड, हाँ इसमें कौन से ऑप्शन में डाउट है चंद्रभान। A B और D। A B और D में डाउट है ना। यस। क्वेश्चन 6, फॉर्मिक एसिड एंड एसिटल्डिहाइड, तो पहले तो स्ट्रक्चर बना लो, HC डबल बॉन्ड O OH, और एसिटल्डिहाइड का क्या, CH3C डबल बॉन्ड OH, है ना। तो अब आयोडोफॉर्म टेस्ट से तो इसको
डिस्टिंग्विश कर सकते हो, क्योंकि फॉर्मिक एसिड जो है वो आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, क्योंकि ये ना तो मिथाइल एल्कोहल है ना ही ये मिथाइल कीटोन है। एग्रीड? यस सर, तो यस सर। तो फॉर्मिक एसिड तो जैसे ए ऑप्शन की अगर अपन बात करें तो फॉर्मिक एसिड तो ये टेस्ट नहीं देगा, लेकिन एसिटाल्डिहाइड ये टेस्ट दे देगा। एसिटाल्डिहाइड एक मिथाइल कीटोनिक पोर्शन इस मॉलिक्यूल में है, ठीक है, तो डिस्टिंग्विश कर सकते हैं इस टेस्ट से, है ना। तो ए तो सही आंसर होना चाहिए। फिर अपन बी ऑप्शन, तुम्हें और किस में डाउट था, ए बी और डी में, राइट? यस सर, तो सर सी बता दीजिए। हाँ चलो सी भी बता देते हैं। जैसे टॉलेंस रिएजेंट है, तो टॉलेंस रिएजेंट में एल्डिहाइड मतलब ये वाला ग्रुप होना चाहिए, है ना, ये ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। तो फॉर्मिक एसिड में ये ग्रुप प्रेजेंट है ना। ये शायद मैंने लिखवाया भी था, फॉर्मिक एसिड एक अकेला ऐसा एसिड है जो टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट पॉजिटिव देता है, जहां तक मुझे याद आ रहा है। तो ये यस टॉलेंस सर, रिएजेंट लिखवा टेस्ट है। पॉजिटिव देगा, और एसिटाल्डिहाइड जो है ये भी टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट पॉजिटिव देगा। जब दोनों ही पॉजिटिव दे रहे हैं तो अपन डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों सेम रिजल्ट दे रहे हैं ना, डिस्टिंग्विश कैसे करोगे? ठीक है, तो बी सही आंसर नहीं है। फिर सी आंसर देखो, फेलिंग सोल्यूशन। तो फेलिंग सोल्यूशन जो है वो जैसा टॉलेंस रिएजेंट वैसे ही फेलिंग सोल्यूशन, तो ये भी पॉजिटिव देगा और ये भी पॉजिटिव देगा, तो ये भी सही आंसर नहीं है, राइट? एग्रीड? सी तक समझ में आ गया? हेलो? और जो डी ऑप्शन है 2,4-DNP, 2,4-DNP कार्बोनिल कंपाउंड के लिए होता है, ये कार्बोनिल कंपाउंड नहीं है, ये एसिड है ना। तो ये टेस्ट पॉजिटिव देगा, एसिड टेस्ट पॉजिटिव नहीं देगा, एसिटाल्डिहाइड टेस्ट पॉजिटिव देगा, तो अलग अलग रिजल्ट आ रहा है, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। डी सही आंसर है। क्लियर हुआ चंद्रभान? सर सी से क्यों नहीं कर सकते डिस्टिंग्विश? सी से इसलिए नहीं कर सी से क्यों सकते नहीं कर क्योंकि सकते सर? क्योंकि दोनों के केस में पॉजिटिव आ रहा है ना रिजल्ट, मतलब डिस्टिंग्विश सर वो कैसे मैं भी करोगे था बताओ? नहीं। हाँ क्या क्या मिथाइल? हाँ चंद्रभान बोलो। शायद नेटवर्क वीक है। सर अभी बहुत ग्लिच हो रहा है सर, इसलिए अच्छा ग्लिच हो रहा है क्या अभी? बाद में रख ले सर ये डाउट डिस्कशन। चलो ठीक है, बाद में पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। कब पूछोगे सर फिर? बहुत ज्यादा ग्लिच हो रहा है। या ऐसा करो ना, तुम वो भेज दो तो मैं उस पर वीडियो बना के डाल दूंगा, उसमें फिर डाउट होगा फिर पूछ लेना, यस सर, है ना। तो अपने यस अपने सर, जो, सर मैंने भेज दिया है वैसे। हाँ ठीक है, बाकी जिसको अगर किसी को पूछना है तो आप अपने अपने जो डाउट्स हैं उसको वही अपने डाउट ग्रुप पे भेज देना। डीपीपी के भी भेज देना, है ना, क्योंकि डीपीपी अपनी पिछली क्लास से भी पेंडिंग हो रखी है, तो उसको भी अपन निपटा देंगे। तो उसमें मैं वीडियो बना के भेज दूंगा, उसमें फिर जो डाउट्स हैं वो उससे दोबारा पूछ लेना ग्रुप पे ही, ठीक है। चलो ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं फिर अपन अगली क्लास में। गुड बाय टिल देन। थैंक यू थैंक यू सर। सर। वेलकम एवरीवन।